अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। लेकिन आज की सुबह का आगाज़ एक अफसोसनाक ख़बर से करेंगे, क्योंकि ये जो ख़बर है, वैसे तो हमारे यहाँ पे बहुत मरतबा इस तरह की ख़बरें आती रहती हैं कि ट्रेन उलट गई, ट्रेन हादसे का शिकार हो गई, इतने लोग जाँ बहक हो गए, और कई मरतबा ये ख़बरें हम अपने प्रोग्राम में दे चुके हैं। लेकिन ये सिलसिला जारी और सारी है, इसमें कोई हमें ये कहें कि कमी आ गई या कोई ऐसा हो गया कि हमने काया पलट दी, हमने रेलवे के सिस्टम को सही कर दिया, बेहतर कर दिया। कल भी इसी तरह की एक खबर हमारे सामने आई कि नवाबशाह में ट्रेन उलट गई, 37 मुसाफिर उसमें जाँ बहक हुए, 80 से ज़ायद उसमें लोग ज़ख्मी हुए, और उसके बाद फिर बयानात का एक सिलसिला शुरू हुआ। और साद रफ़ीक साहब का बयान आया, एक बड़ा ज़बरदस्त बयान था उनका कि ये जो वाक़या है ये तक़रीबकारी भी हो सकता है। अब तक़रीबकारी है या हादसा है, सर जिम्मेदारी जो है वो जिसकी है, लोगों की जानें चली गई। वहाँ पर मुसाफिर जो बेचारे जख्मी भी बैठे रह गए, वो भी कितने टाइम के लिए बैठे रह गए। वो कहते हैं ट्रेनें ही नहीं आ रही उनको लेने, तो वो बैठे ही रह गए। क्योंकि वो ट्रैक जो है वो टूटा हुआ था। जब वो ट्रैक टूटा हुआ था तो उस पर हादसा होना ही था। फिर उसके बाद वहाँ के जो इर्द गिर्द के जो लोग थे, उनकी तरफ से जो इमदादी कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो पॉजिटिव बात थी कि लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो काम करना शुरू किया, और उस इलाके के इर्द गिर्द के जो लोग थे वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने सबसे पहले इमदादी कार्रवाइयों का आगाज़ किया। तो ये एक जेस्चर है जो कि आवाम की तरफ से होता है। लेकिन सवाल ये है कि वजारत ने क्या किया, आपने क्या किया। हम सब ये बात करते थे कि इस वजीर की जो वजारत है उसमें ये हुआ है मामला, इसको इस्तीफ़ा देना चाहिए, इस्तीफ़ा दे ना दे, इस्तीफ़ा दे ना दे, भाई काम गलत है वजीरों से कि फलां के दौर में हादसा हो गया इस्तीफा दे दें। भाई इस रेलवे का निजाम 75 बरस से होता होगा। बाहर दुनिया की ट्रेनें भी आप देखें तो वो 100 में एक ट्रेन का कोई हादसा होता होगा। इधर हर दूसरी तीसरी ट्रेन जो है पटरी से उतर जाती है। तो इधर वजीर का प्रॉब्लम नहीं है, इधर प्रॉब्लम उस रेलवे के निजाम का है, उस रेलवे के इदारे का है, उस रेलवे हम एक्चुअली पता है बात क्या है, पाकिस्तान इज अ केस ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। ये सिर्फ असल में ये जुमला आप लोगों को अगर समझ में आ जाए तो क्या ही बात है आज जो मैंने कर दी कि पाकिस्तान इज अ क्लासिक केस ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। हमें एहसास ही नहीं है कि पैसे को कहाँ देना है, अपना वक्त कहाँ सर्व करना है, कौन सा इशू ऐसा है जो प्रेसिंग इशू है जिस पे फिल फॉल फौरन काम होने की जरूरत है। हमें इस चीज़ का एहसास नहीं है। अभी ये मजम्मतें आएंगी, बहुत अफसोस, दुख की खबर वगैरह वगैरह, कमेटी बन जाएगी, रिपोर्टें आएंगी, रिपोर्टों के बाद फिर मामला रफा दफा, और वो रिपोर्टें रद्दी के किसी टोकरे में चली जाएंगी। जो कि जितने हादसे हुए थे उनकी रिपोर्टों का क्या हुआ, किसी को पता चला उसमें क्या हुआ? रिपोर्टें ऐसी थी जिसके अंदर जो है वो कोई साबित हो गई चीजें, और उसके बाद वो सजाएं हो गई और वो सिस्टम बेहतर हो गए। दुनिया में कोई, पाकिस्तान में कोई एक रिपोर्ट मुझे बता दो भाई, कोई एक रिपोर्ट बता दो। कोई नहीं है, सब ऐसे ही बातें करते हैं, बोंगियाँ मारते हैं। हम लोग सिर्फ बातें करते हैं। मिसप्लेस प्रायोरिटीज हमारी जो है ना वो यही है, हम बस मॉर्निंग शो कर लें, बस छोड़ें, दफा करें बाकी चीजें। हमारा काम मॉर्निंग शो करना है ना, उनका काम है काम करना। तो वो जो बातें आने से पहले, एक ट्रेन का हादसा हुआ और एक ट्रेन हादसे से बची है बिल्कुल, जो खैबर मेल पेशावर से कराची आ रही थी, उसकी जो बोगियां थी वो अलग हो गई ट्रेन से, तो वो भी हादसे से बच गई। एक दिन में 2 वाकयात इस तरह के हुए। अल्लाह ताला हम पर रहम करे। हमने तो अपने ऊपर रहम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। हम तो अपने आप को अपने आप पर रहम करने से बिल्कुल कोसों दूर है। बहरहाल ये मामला है, इसके ऊपर हम आगे भी बात करेंगे कि इस तरह की चीज़ें जो है वो क्यों होती हैं। लेकिन फ़िलहाल हम 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं, न्यूज़ देखते हैं और फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नवाबशाह के करीब हज़ारा एक्सप्रेस की कई बोगियां उलट गईं, 30 अफराद जाँ बहक। एजेंसियों की बगैर वारंट गिरफ्तारी की शिक वापस, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीम सेनेट से मंजूर। निगरान वजीर आज़म के नाम का ऐलान बुध को हो जाएगा, राना सनाउल्लाह। रिजवाना पर तशद्दुद किसने किया नहीं मालूम, जज की बीवी का JIT में बयान। क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी टीम को भारत जाने की इजाज़त दे दी। मशरक़ी चीन में ज़लज़ले से कई इमारतें ज़मीन बोस, 21 अफराद ज़ख्मी। नाइजर में फ़ौज ने बैरूनी फ़ौजी मुदाखलत के ख़दशे के पेश नज़र फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। मराकश में बस उलटने से 24 अफराद हलाक। और हरियाणा में मुसलमानों के 50 से ज़ायद घरों, दुकानों और होटलों को मस्मार कर दिया गया। जी ये थी 60 सेकंड न्यूज़। अब ज़रा बात को आगे बढ़ाते हैं कि ये जो मुसाफिर ट्रेन का हादसा था, और ज़ाहिर है जब इस तरह की ख़बरें आती हैं तो एक रिएक्शन होता है कौम का और एक रिएक्शन होता है हमारे जो करता धरता हैं उनका।
तो करता धरताओं का रिएक्शन तो यही होता है इल्जाम तराशियां, ये उसका दौर, इसका दौर, फलाना दौर, ढिमकाना दौर, उसने फंड नहीं इशू किए, उसकी वजह से ये रुक गया, उसकी वजह से वो मंसूबा। अच्छा, रेलवे लाइनें जो है हमारी, ये बिछाई किसने थी? गोरों ने। अंग्रेजों के जमाने की बिछी हुई है, बंटवारे से पहले की। हाँ, तो उन्होंने जो काम किया था वो जाहिर किया तो अपने लिए था, हाँ। कि यहाँ से दौलत उन्होंने जो है वो इधर उधर ट्रांसफर करनी थी, कर दिया, लेकिन वो काम ऐसा था कि अब तक चल गया। लेकिन वो सारा काम उन्हीं का किया हुआ आज तक इस मुल्क में चल रहा है। हम पे होता तो ये ब्यूरोक्रेसी भी ना बना सकते हमने तो वो इदारा भी नहीं बनाना था जो पाकिस्तान का मजबूत तरीन इदारा माना जाता है। हमने तो सब कुछ उनके दौर का और उनके दौर के आगे पीछे के वक्त का बन गया। और कुछ हमने हवाई जहाज की लाइनें बिछाई ना, ट्रेन की लाइनें वो बिछा गए थे, हवाई जहाज की लाइनें हमने बिछाई। हम देखें एडवांस जा रहे हैं, उन्हीं के बनाए हुए पुल आज भी उनसे गाड़ियां गुजरती, हालांकि वो भी अब कह के थक गए हैं कि भाई इन पुलों का भी कोई सब्स्टिट्यूट निकाल लो, ये पुल भी बैठ जाने हैं, 70-75 साल 100 साल हो गए हैं, लेकिन नहीं, हमने उस पर भी कोई कान नहीं धरा। अभी कहीं जाके 1-2 पुल पुराने, अगर लोग फतेह जंग के इलाके से आगे बन्नू की तरफ जा रहे होंगे तो उनको एक पुल याद रहेगा जहां इतनी पतली सी सड़क थी कि वो गाड़ियां पहले इस तरफ रोकते थे, वहां से आने वाली गुजर जाती थी, फिर गाड़ियां उस तरफ रोकी जाती थी, फिर यहाँ से जाने वाले गुजरते थे। हमने तो सोचा ही कुछ नहीं है, पता नहीं हमने किया क्या है, इतने अरबों खरबों के फंड लेके हम पता नहीं डकार भी नहीं मारते। हमने ये किया है, यहाँ तक उसको पहुँचाया है, बिल्कुल पहुँचाने के बाद डकार नहीं मारी, बिल्कुल। बस मेरा एक मसला है, यहाँ तो नहीं आया वैसे इतना, तो मेरा तो कोई, आपका तो नहीं आया, आप किस खाते में, ना 3 में ना 13 में। बता रहा हूँ कि बुनियादी तौर पर मसला इस चीज का है, हाँ, पेट का मसला है, नहीं भरता, भूख का मसला है, नीयत का मसला है। पेट फिर भी भर जाता है, नीयत नहीं भरती, बल्कि बदनीयत ही नहीं भरती है। बिल्कुल, नीयत तो भर जाती है, बदनीयत हो ना तो वो नहीं भरती है। बिल्कुल। ट्रेन के हादसा ना हो अगर इस ट्रेन में आपकी ब्यूरोक्रेसी, डीसी, एसी वगैरह वगैरह, अशराफिया, वजीर, मुशीर, SAPMs वगैरह वगैरह, और बाकी जो लोग हैं जिनके नाम नहीं हम ले सकते, वो सब सफर करें, वो सब अगर ट्रेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल करते तो इन ट्रेनों की हालत अगर चीन से बेहतर ना होती तो आप मेरा नाम बदल देते। फिर तो वो लोग क्या इस्तेमाल करते हैं फिर? जहाज, छोटी-मोटी हवाई जहाज, गाड़ियां, वो मुफ्त पेट्रोल उन गाड़ियों से चलता है, वो गाड़ियां जो है उस मुफ्त पेट्रोल से चलती हैं जिसके पैसे आप और मैं अपने टैक्सेस में देते हैं, उनके लिए सब मुफ्त है। तो ये अशराफिया इस ट्रेन में तो सफर ही वो गरीब आदमी करता है जिसके पास बक्सा भी नहीं होता, जिसने पोटली बनाई होती है कपड़ों की, वो लोग जो है इस ट्रेन में सफर करते हैं। तो उनकी जान की किसी को क्या परवाह, मरते हैं, खपते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। बाबर रज़ा साहब जो कि डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान रेलवेज़ के ये डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं, तफसील लेते हैं कि ये मामला हुआ क्या। अब जब ये जो विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि लोगों की तरफ से सारा जो रेस्क्यू एफर्ट है वो किया जा रहा है। लोग जो है वो ज़ख्मी हालत में अपने लोगों को तलाश कर रहे हैं, कोई गिरी हुई बोगियों से निकलने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। और बस एक क़यामत सुग़रा का एक समा था और तकरीबन 37 अफराद इसमें जाँ भाग हुए और तकरीबन 100 अफराद के करीब जो है वो ज़ख्मी हुए। लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो यही है, कराची से हवेलियाँ जा रही थी ये हज़ारा एक्सप्रेस और नवाब शाह का जो स्टेशन था उससे 20 किलोमीटर दूर ये हादसे का शिकार हुई। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बाबर साहब, सबसे पहले थोड़ी सी अगर तफसीलात हमारे लिए अगर आप दे दें, अपडेटेड, हम जो चीज़ें हम तक पहुंची थी वो तो हमने बता दी, लेकिन आप हमें क्या बता सकते हैं इस हादसे के बारे में कि इसकी वजह क्या बनी? देखें, इसमें जो हमारा हाईएस्ट ऑफिस होता है इंक्वायरी का, FGIR का, उनकी सरबराही में ये तहकीकात का आगाज हो चुका हुआ है। तो जैसे ही तहकीकात मुकम्मल होती हैं तो इंशाल्लाह जो भी शवाहिद सामने आते हैं तो आपके सामने ला जाएंगे। सरेदस्त जो है अभी कुछ ऐसा कोई चीज सामने नहीं आई क्योंकि अभी तो आगाज हुआ है। जी, तो जैसे ही जी तो बाबा इनिशियल रिपोर्ट्स कोई ऐसे नहीं है हमारे पास, हाँ, जो पिछले हादसा जो होते थे वो शेख रशीद साहब के टाइम के, जिस पे के ये जो हैं हमारे आज के वजीर वो बड़े इल्जामात वगैरह भी लगा रहे हैं, तो उनके दौर के जो हादसा थे उनके दौर में भी बड़े हादसा हुए, उनकी कोई रिपोर्टें आई हैं? हमें पता चला क्या वजूहात थी? ये सारी चीजों की रिपोर्टें आती हैं, हर इंसिडेंट जो होता है उसकी रिपोर्ट होती है, और अगर कोई भी शख्स गफलत का मुर्तकिब पाया जाता है तो उसको सजाएं होती है। हमारे चार्जशीट हुए हैं, बंदे नौकरियों से गए हैं, जेलों में भी गए। अच्छा, और वो बंदे किन किन बुनियादों पर जेलों में गए हैं? कि एक आदमी ने पटरी पे काम नहीं किया था, या मतलब मेंटेनेंस का इशू, किस किस्म का इशू? मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि हम पहले कहते हैं ना वजीर को हटा दें, वजीर को हटा दें। भाई वजीर क्या कर रहा था? वजीर ने पटरियां बनानी थी इस मुल्क में, वजीर ने बोगियों के साथ वो अटैचमेंट उनकी मेक श्योर करनी थी। मेंटेनेंस का काम तो कोई और करता है ना, वजीर तो सिर्फ उससे पूछ सकता है कि भाई मेरे अंडर कोई काम हो रहा है तो वो ठीक हो रहा है या नहीं। फिर मेंटेनेंस वाला जो सुपरवाइजर होगा, जो इंजीनियर होगा, उसको नौकरी से हटाना भी इज नॉट द सोल्यूशन। हाथ से रुक तो नहीं जाते ना फिर उसके बाद भी, हमें तो रिवैम्पिंग की जरूरत है पाकिस्तान रेलवे की।
देखें, मेरी अर्ज सुने कि ये जो वज़रा का मामला होता है पॉलिटिकल है, ये वो जवाब दे सकते हैं। जहां तक हमारे अपने इदारे का ताल्लुक है तो हम ये बता सकते हैं कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि मामला ठीक तरीके से चलें और हम महफूज तरीन सफर जो है लोगों को दें। तो जहां अगर खुदा न खास्ता कहीं प्रॉब्लम होता है तो वहां हम उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। तो यही वजह है, आप पिछले आदादोशुमार निकाल लें पिछले 10 साल के, आपको अंदाजा होगा कि इस साल और उससे पिछले साल जो हादसों की शरह है उसमें कमी आई है। सही। अच्छा, अब ये जो एक और हादसा जिसके हवाले से खबर सामने आई है कि खैबर मेल भी जो है वो हादसे का शिकार होते होते बच गई, वो क्या मामला था? बोगियां अलग हो गई थी उसकी। खैबर मेल जिसके बारे में बात की आ रही है सामने कि जो पेशावर से कराची जा रही थी, वो भी हादसे का शिकार होने से बच गई, उसकी जो बोगियां थी वो भी गाड़ी से अलग हो गई थी। तो ये क्या मामला था, इसकी क्या तफसील है? ये आप जो कल वाला वाक़या है उसकी बात कर रहे हैं या इससे कबल वाले वाक़ये की बात कर रहे हैं? कल के आज के अखबार में हमें 2 खबरें मिलती हैं। एक खबर है जी कल वाला वाक़या, इंशाल्लाह आपको इसकी अगले 24 घंटे में इसकी रिपोर्ट हमारे पास पहुंच जाएगी। अच्छा, तो अब जो इनिशियल रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं कि जिसके अंदर ये सामने आ रहा है कि ट्रैक में लोहे की जगह लकड़ी वहां पर लगी हुई थी, तो ये इस बारे में आप कुछ बता सकते हैं हमें? देखें, जो ट्रैक की जगह वो जहां वो आपको नजर आ रहा है वो जो लकड़ी लगी हुई है वो ऐसी वजूहात नहीं बना करती। अच्छा। यूजुअली जो है कोई और रीजंस होती हैं जो कि बाद में जो भी सामने आती हैं वो आपको बयान कर दी जाती हैं। बहरहाल वो जो आमतौर पे वो जो आप सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देख रहे हैं उस पे भी गौर किया जाएगा। वो वजह अमूमी तौर पे ये वजूहात नहीं होती, कई जगहों पे इस तरह का मामला होता है, लेकिन ये वजह नहीं होगी। अच्छा, हमारे यहाँ पर ट्रैक्स को कितना अपडेट होने की ज़रूरत है और जो हमारा जो पूरा ओवरऑल सिस्टम है जो ट्रेन की सफ़र का, उसके अंदर कहाँ कहाँ ऐसी खामियां होती हैं जिसकी वजह से इस तरह के हादसा पेश आ सकते हैं? कोई फॉल्ट लाइंस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, ट्रैक तो हमारा ये वाला ट्रैक ये फिट था। इसके अलावा ट्रैक जब तक फिट ना हो उस वक्त तक हम गाड़ी नहीं चलाते। ठीक है। गाड़ी बाद का हम तखीर का शिकार, आपको नजर आ रहा होता है कि तखीर का शिकार होगी। वो क्यों होती है? वो इसी वजह से होती है कि बाद जगहों पे इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं कि जी हम थोड़ा सा गाड़ी को स्लो करके चलाते हैं। बाद जगह पे इजाजत नहीं मिलती, नहीं जी अभी ट्रैक फिट नहीं है, आपने नहीं चलानी। तो ट्रैक जब तक फिट ना हो, क्लियर ना हो, तब तक आप गाड़ी नहीं चलाते हैं। FIR हो जाती है बंदों पे। अच्छा, और ये भी बताइए कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है? मिसाल के तौर पे अगर किसी जगह पे गाड़ी स्केड्यूल्ड है और वहां से गुजरनी है, तो ये चेकिंग ट्रैक की कब हो रही होती है या कितने कितने अरसे बाद ये चेकिंग होती है ट्रैक की मेंटेनेंस वगैरह के लिए? इसकी जो चेकिंग है वो एक लोएस्ट जो ग्रेड का जो हमारा मुलाजिम है या वर्कर है उससे लेकर हाईएस्ट ग्रेड 21 का जो CO होता है वो भी कर रहा होता है। CO साल में 2 बार एक ट्रैक की इंस्पेक्शन करता है। इसके अलावा डिवीजनल सुपरिटेंडेंट जो होता है पूरे डिवीजन का, वो भी इसकी मेंटेनेंस और उसकी सुपरविजन करता है। हमारा गैंगमैन है, ये सारे लोग जो हैं ये सारे इसकी सुपरविजन कर रहे, चेकिंग कर रहे होते हैं। तो यही वजह है कि ज्यादा जो हमारा मामला होता है वो सिक्योर सफर होता है हमारा। इस तरह के मामला हो जाते हैं, जाहिर है जो अफसोसनाक हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होती है कि महफूज तरीन सफर दें लोगों को। बहुत शुक्रिया बाबर साहब, आपने वक्त दिया हमें, और हमारी कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले दिनों में मज़ीद इस हवाले से गुफ्तगू की जाए प्रोग्राम में, ताकि जो भी इस हवाले से रिपोर्ट आए वो आप हमें बता सकेंगे मामला क्या था। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बाबर रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस पाकिस्तान रेलवे। तो ये तो हो गया जी हादसे का मामला, और जाहिर है अफसोसनाक मामला है। अब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि असल कहानी क्या थी। वो आती जो कह रहे हैं कि आती हैं रिपोर्ट्स, आती हैं, वो कह रहे हैं ना, आती होंगी, बिल्कुल आती है। मीडिया भी जब हादसा होता है ना तो मीडिया उस वक्त शोर मचाता है, उठाता है, ये हो गया वो हो गया फलाना ढिमकाना। फिर जब रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद हम भी बस ऐसे ही हल्की सी खबर दे देते हैं। अखबार अगर पढ़ें तो उसमें छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी खबर लगी हुई होगी, हेडलाइन में कोई चीज़ आएगी या नहीं आएगी, 15 हेडलाइन देनी है, उस 15 हेडलाइन में उस दिन उसको जगह मिले ना मिले। हमारे भी तो मैकेनिज्म ऐसा ही है ना, मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़। जी, मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ का केस है हमारा, और क्लासिक केस है। इस पर केस स्टडी हो जाए तो सारी दुनिया से आपको रिपोर्टें और थ्योरियाँ आ जाएंगी। अच्छा, खैर बहरहाल डिजिटल सेंसस हुआ है पाकिस्तान में, और ये तारीख का पहला डिजिटल सेंसस था, यानी कि पहली डिजिटल मरदमशुमारी थी। और इस पर भी खैर
बहस मुबाहिसा आप ये तो छिड़ा हुआ है, वो भी चल रहा है और होना भी चाहिए। जाहिर है हर चीज को आप, अगर आपको किसी को कोई चीज ठीक नहीं लग रही तो वो उस पर आवाज उठाए। सियासतदानों की तरफ से इस पर अच्छा खासा शोर मचाया जा रहा है, कुछ लोग इसके हामी हैं, कुछ लोग इसके मुखालिफ हैं। बहरहाल आपको बताते हैं कि इसमें सिचुएशन अब है क्या हमारी पॉपुलेशन की। 5 अगस्त को मुश्तरका मफादात कौंसिल ने इसकी मंजूरी भी दे दी है और इसके नताइज के मुताबिक मुल्क की जो कुल आबादी है वो 24 करोड़ 14 लाख 90 हजार तक पहुंच गई है। 24 करोड़ 14 लाख 90 हजार जी, इसमें एक आध आगे पीछे कोई आगे पीछे हो सकता है, कोई एक आध दुक्का हो सकता है। जब से सेंसस ये अनाउंस हुए तब से बच्चे पैदा हो गए, आबादी में थोड़ा सा और इजाफा हो गया। लेकिन गुज़िश्ता 6 बरसों में मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता 6 बरसों में मजमूई आबादी में 3.5 करोड़ का इजाफा हुआ है। और पंजाब की आबादी 12 करोड़ 74 लाख 80 हजार 76 लाख 2 लाख आपने कम कर दिए पंजाब से लोग। हाँ, 74 नहीं है 76 लाख। और सिंध की आबादी जो है, अच्छा कितने लोग, कितने 2 करोड़ कम कर दिए ना। हाँ, 2 लाख कम कर दिए। तो 2 लाख तो वो लोग भी हो सकते हैं जो मुल्क छोड़ के चले गए। कल इसमें भी कोई शोर मचा रहा था कि हमारी पंजाब की सीटें क्यों कम हो गई। क्यों जी, खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान और फाटा वाटा की सीटें कम होती थी, उस वक्त आपको एहसास नहीं होता था कि उनकी नुमाइंदगी पार्लियामान में कम हो जाएगी। अब पंजाब की क्योंकि सीटें कम हो गई है तो और क्या, पंजाब की सीटें कम हो गई है तो पंजाब के साथ नाइंसाफी होगी। ये बड़ा हमारे यहाँ ना सूबाइयत का, ये सियासत में सूबाइयत आपको बड़ी नजर आएगी। और किसी और सूबे के साथ कुछ हो रहा होगा तो उस पर नहीं पंजाब वाले बोलेंगे। पंजाब का भी स्ट्रक्चर पे बड़ी प्रॉब्लम्स है, उसको भी यकीनन वो डिवाइड करके मुख्तलिफ सूबे बनाने की जरूरत थी ताकि ये जो इजारादारी है पार्लियामान में वो टूटे। ये तो सारे लोग बोलते हैं, इतने बड़े बड़े लोगों ने कहा है, ये बड़े बड़े लोगों ने ये बात किया। अपने मफादात आ जाते हैं ना दरमियान में, अपनी पार्टियों के मफादात होते हैं, पार्टी उस इलाके से स्ट्रांग हो जाती है। एनालिस्ट बड़े बड़े जो हैं, जो कि डेमोग्राफिक्स पर और सोशल इश्यूज के ऊपर जो काम करते हैं, सोशियोलॉजी पर जो काम करते हैं, सेंसस पर जो काम करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो इकोनॉमी पर काम करते हैं, उन सब ने ये बात की। आपकी बात कौन सुनेगा, छोड़ें आगे बढ़ें। अच्छा, सिंध की बताती हूँ मैं आपको आबादी का सूरत हाल। सिंध की जो आबादी है वो 5 करोड़ 56 लाख 90 हजार तक पहुंच गई है। और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो इस सूबे की आबादी 4 करोड़ 8 लाख 50 हजार, जबकि बलोचिस्तान की जो आबादी है वो 1 करोड़ 48 लाख 90 हजार हो गई है। तो यानी कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की आबादी में भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 1 करोड़ का फर्क है। हालांकि पहले एक जमाने में आबादी का अच्छा खासा तनासब जो है केपी में कम हुआ करता था। एक तो ये वजह भी है कि केपी के बहुत सारे लोग सिंध में भी जाके मुलाजमतें और काम और कारोबारी जिंदगी कर रहे होते थे। खैर अब 4 करोड़ केपी और 5 करोड़ सिंध है। और की क्या पोजीशन है? वफाकी दारुल हुकूमत की जी पोजीशन ये है कि आबादी 23 लाख 60 हजार तक जा पहुंची है। बिल्कुल। और बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा की आबादी में 2.38%, पंजाब की आबादी में 2.53%, सिंध की आबादी में 2.57%, जबकि बलोचिस्तान की आबादी में 3.2% इजाफा हो रहा है। नंबर आपने रटे हुए हैं भाई, मैंने सब लिख के, सब आज लिख के रखा है। 5.2, 8.3 बिल्कुल। और पाकिस्तान की जो आबादी है उसमें इजाफे की सालाना शरह 2.55% है। ओके, 2.55% के हिसाब से हम बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं पॉपुलेशन। तो अभी 24 करोड़ है, बिल्कुल, तो इसमें 2% बढ़ जाएगा बिल्कुल अगले साल तक। ठीक है जी। अच्छा, तो चले ठीक है। आबादी देखें, आबादी है ना, ह्यूमंस को हम रिसोर्स कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है। वो रिसोर्स जो है अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो वो रिसोर्स कारआमद बनेगी। लेकिन अगर उस रिसोर्स को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, उस रिसोर्स को कहा जाएगा कि बस ये है, नंबर चाहिए, तो बस फिर कुछ नहीं होगा। वो आपको याद है मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना जब हुआ था इधर इस्लामाबाद में, तो उनके जो लोग आए थे वो झूले वूले ले रहे थे या जो भी, वो उस पे बड़ा एक खास क्लास में उस पे बड़ा एक रद्द-ए-अमल दिया था कि ये क्या कर रहे हैं, देखो अनसिविलाइज्ड वगैरह वगैरह। क्या बात है भाई, झूले रहे हैं इसमें क्या प्रॉब्लम? नहीं, जब आपकी पॉपुलेशन, अच्छा मेरे इसी किस्म की एक वीडियो और भी आई है जो एक पिछले दिनों हमने देखा कि जमीयत के लोग कुछ हैं जो पूल में वजू कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उस पर एक बड़ी अच्छी ट्वीट मुझे लगी। और वो साबिक वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की थी, फवाद चौधरी साहब की। उन्होंने कहा कि हमने इनके साथ ये किया जो ये आज डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो अगर हमने इन पे इन्वेस्ट किया होता अपने लोगों पे, ही वाज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल, ह्यूमन रिसोर्स जो आप बात करें ना, उस पर अगर रियासतें मुल्क इन्वेस्ट करेंगे तो वो ग्रो करेंगी। अगर उन पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर वो यूं ही बढ़ते चले जाएंगे और आपको वो जो हम कहते हैं ना कि या तो ये आपकी वीकनेस बन जाएंगे, थ्रेट बन जाएंगे, या ये पॉपुलेशन आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। अच्छा, ये आपने फैसला करना है। आपको जब भी कोई यूनिक चीज मिलती है आप उसके साथ खेलते हैं, ठीक है? ऐसा ही है, कोई इंटरेस्टिंग कोई फनी चीज, नई चीज मिलती है, तफरी वाली चीज मिलती है, आप उसके साथ खेलते हैं। हम और आप डिज्नीलैंड जाएं तो हम क्या करते हैं? यही हरकतें कर रहे होते हैं, उछलना कूदना खेलना एंजॉय करना। तो अगर कोई बंदा गांव से उठ के यहाँ आया, उसे एक झूला मिला है, उसके लिए भी यही चीज़ है, उसके लिए वो डिज्नीलैंड है, वो यहाँ पर आया है, उस पर वो खेलेगा। तो
तो ये हमारी हरकतें सेम है, हमने बस सिर्फ ये तफरीक खामखा बना दी है। बहरहाल आपको क्रिकेट की तरफ लेकर चलते हैं जी। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान टीम भेजने से इनकार किया था, तो क्रिकेट के तो तमाम मद्दाह थे, उनके जहनों में ये सवाल था कि क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत भेजेगा या नहीं भेजेगा। इस पर फैसला करने के लिए फिर वज़ीर आज़म ने एक आला सतही कमेटी कायम की थी। उसमें फैसला ये किया गया कि हुकूमती टीम सिक्योरिटी का मामला जो है वो ICC में उठाया जाएगा। अब जो है वो दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि हुकूमत ने पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत भेजने का फैसला कर लिया है, इजाज़त दे दी गई है उनको। और पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ का भी इरादा किया गया है कि पाकिस्तान का हमेशा ये मौक़िफ़ है कि खेलों को सियासत के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। और जो वज़ारत खारजा है पाकिस्तान की, उन्होंने उम्मीद भी ज़ाहिर की है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे भारत के दौरान उनकी जो हिफाजत है मुकम्मल तौर पर उसको यकीनी बनाया जाएगा। तर्जुमान वज़ारत खारजा ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने टीम की हिफाजत से मुताल्लिक अपने खदशात ICC और भारत तक पहुंचा दिए हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ? ये जो आप मुस्कुरा रही है ना, बताएं क्या आपके ज़हन में ऐसी कोई शरारत आई है? नहीं शरारत नहीं आई, बस इख्तिलाफ है मुझे इस फैसले से, शदीद इख्तिलाफ है, दिल की अंदर की गहराइयों से मुझे इख्तिलाफ है इस चीज़ से। और बस करें, आप इख्तिलाफ करने वाले कौन होते हैं? बस यही है ना, बस ये इख्तिलाफ है। ट्रेड नहीं करना, टेबल पे नहीं आना, जाके हमने क्रिकेट खेलनी है भाई। क्या अब मैं कहूँ, रहने दें, कुछ नहीं कहती, आगे चले, चाहे खेलें चलें, जीत के आए तो अच्छा है। हम नहीं जीत सकते ना भाई, नहीं जीत सकते। क्या बात कर रहे हैं? शर्त लग गई, आज शर्त लग गई। शर्त का मसला नहीं है, नहीं भाई, आपको अपनी टीम के बारे में पता होता है। हमारी टीम अच्छी टीम है, उधर पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है। और बाकी शख्स यही बात कर रहा है, को भी अंडर एस्टिमेट ना करें। उनकी भी टीमें ऐसी हैं कि ये छक्का चौका लगाते हैं तो अगले जो है वो हो जाते हैं, वो एक अलग रुख इख्तियार कर जाएगी। लेकिन ये इस वक्त पाकिस्तान की टीम ऐसी टीम है। एक दिन पहले हम कश्मीर डे मना रहे थे, 5 अगस्त को हम एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उधर का जो उनके आइन और वो जो आर्टिकल्स उन्होंने रिवोक किए वो कर रहे थे। अगले दिन हम फैसला करते हैं। भाई टाइमिंग तो सोचें जरा, कुछ आगे पीछे कर लें। एक दिन हम बड़े बड़े नारे दावे कर रहे हैं और दूसरे दिन आप कह रहे हैं हम क्रिकेट जाके खेलेंगे इंडिया में। भाई एहसास करें उन लोगों का भी जिन्होंने आपके साथ खड़े हो। बायलैटरल सीरीज तो नहीं खेल रहे ना, बायलैटरल तो हमें खेलनी कतन, इस पे तो बहस भी नहीं होनी चाहिए। और वर्ल्ड कप पे भी अगर इंडिया ने इतनी शोर शराबा मचाया हुआ था, मतलब वो किसी तौर पे आपको कहीं भी एकोमोडेट नहीं करना चाहता। वो कहते हैं ना, वो वाली फुप्पी है जो कहती है तो हम जा के अस्सलाम वालेकुम पप्पू जी, अरे खुदा का खौफ करें भाई। वो उधर कोई हम पप्पू जी के सामने प्रूव कर सकें कि यस वी आर द बेस्ट क्रिकेटिंग नेशन, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये दो राय हैं, दो इसमें हो सकता है बिल्कुल, लेकिन बस वो प्रूफ भी मुझे जब आगे आने लग जाएगा नजर तो फिर मैं हो सकता है जीतना तो एक ही क्रिकेट टीम में है ना। हाँ हो सकता है, और मजा, और ये भी हो सकता है कि भारत ही जीत जाए तो वो भी आपका दरमियान में आप धरे के धरे ही रह जाएंगे। हमने प्रूफ करना था, उनकी टीम भी अच्छी है। अभी खैर छोड़े, अभी क्रिकेट का सेगमेंट नहीं कर रहे हैं हम। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। यूं ऐसे 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 नहीं, फिर ग्रिप गलत है। ग्रिप गलत है क्यों? मैंने क्या गलत किया हुआ इसमें बताओ? यूं ही तो होता है। ऐसे लगेगी नहीं आपकी शॉट तो। अच्छा, ये 2 लाइंस और हमारी ये 2 लाइंस जैसे हाथ मिलाते हैं ना, हाँ। वैसे इसके साथ रैकेट के साथ हाथ में ये ग्रिप अच्छा, इससे आपने कैसे पकड़ा था? मैंने वैसे यूं पकड़ा था। मैंने यूं पकड़ा था। तो अब ये कह रही है कि ऐसे थोड़ा सा ऊपर कर, ये कंट्रोल के लिए होती है उंगली, ये यूं नहीं थोड़ा सा इधर। हाँ। ये 2 लाइंस ये अच्छा, ये हाथ मिलाने वाला जेस्चर, ये और थोड़ा सा उंगली थोड़ी ऊपर, ये कंट्रोल के लिए। अच्छा ओके, ऐसे नहीं, यूं तो बहुत ही बेइज्जती होगी मेरी अगर मैं इस तरह स्क्वॉश खेलना शुरू करूंगा। बैठे नाजरीन, ये आपने जरा स्क्वॉश का मुजाहरा देखा, रैकेट स्पोर्ट्स वाला। अच्छा रैकेट, हाँ, मैं रैकेट्स का कंपैरिजन करी थी स्क्वॉश और टेनिस का। टेनिस का थोड़ा बड़ा होता है, स्क्वॉश का ये थोड़ा सा, टेनिस का तो अलग भारी भी होता है, वो भारी भी होता है बिल्कुल। हाँ। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान की 2 बड़ी जबरदस्त खिलाड़ी स्क्वॉश की, और इन दोनों की अचीवमेंट्स क्या हैं ये भी हम आपको बताते हैं। लेकिन चूंकि खैबर पख्तूनख्वा ने बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी पैदा किए हैं कि स्क्वॉश की दुनिया में जिन्होंने अपना नाम बनाया है, बिल्कुल पूरे खानदान वहाँ पर स्क्वॉश के नाम से जाने जाते हैं, और इनकी फैमिली भी जो है वो भी एक स्क्वॉश फैमिली। हम शुरू जहांगीर खान साहब का नाम आता है, बिल्कुल जहांगीर खान साहब का नाम आता है। अब हमजा खान जो है जिन्होंने जूनियर स्क्वॉश तबाही कर दी जाके उधर, तो वो भी बड़ा जबरदस्त काम किया। तो इसी तरीके से हम तो जीतने के ख्वाब देखते रहते हैं और हमारे ख्वाब जो है वो मजीद बढ़ते जा रहे हैं। अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी 2 बच्चियां
जो कि इसी मैदान में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं, सहरिश अली और महानूर अली। और इनकी अचीवमेंट्स क्या क्या हैं ये हम आपको बताते हैं जी। महानूर जो हैं उन्होंने मलेशिया में जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप जीती थी और पूरे टूर्नामेंट में वो नाकाबिल शिकस्त रही थी, ऐसा ही है? जी सही है। वेरी गुड। कोई ना हरा सका? कोई भी नहीं। ऐसे ही थोड़ा सा हार जाती है कि चलो भाई कोई बात नहीं, अगले को थोड़ा हौसला हो जाता है। अच्छा, और सहरिश अली जो है वो पाकिस्तान की नंबर 1 प्लेयर होने का इनाम हासिल कर चुकी है। जबरदस्त, आप नेशनल नंबर 1 हैं। माशाल्लाह, गुड। अच्छा, अब थोड़ा सा आप अपने जो अचीवमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा अगर एलैबोरेट करके बता दें कि इस वक्त आप लोगों की किस किस कैटेगरी में क्या क्या रैंकिंग है और कौन कौन से मुकाबले आप लोग जीत चुकी हैं। पहले सहरिश आपसे शुरू करते हैं। मैं पहले तो जब स्टार्ट किया 2 दफ़ा हारी हूँ अंडर 15, फिर उसके बाद 2 दफ़ा जीती हूँ अंडर 15। अच्छा, तो अंडर 15 में इस वक्त आपकी रैंकिंग क्या है पाकिस्तान में? नंबर 1। नंबर 1, जबरदस्त, बेहतरीन, ठीक। और इंटरनेशनली आप क्या क्या कहाँ पार्टिसिपेट किया? ऐसे इंटरनेशनली सिर्फ एक ही टूर्नामेंट पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट टाइम था मेरा, तो बहुत घबरा गई थी, इस वजह से ठीक से परफॉर्म नहीं कर। होता है गेम में, जीतेगा भी कोई और हारेगा भी कोई, और हमेशा वक्त आपकी तरफ भी नहीं होगा, दूसरे ने भी जीतना है, ये भी याद रखना है ज़हन में। मानूर? मैं पहले तो पिछले साल पेनांग मलेशियन जूनियर जीती, जो मतलब एशियन सीरीज था, प्लैटिनम में था, तो उसकी वजह से फिर मैंने मतलब सबको 3 स्टेट हराया, तो मैं एशिया नंबर 1 हुई अंडर 11। जब एशिया नंबर 1 हुई फिर मैं उसी साल जनवरी में मैं ब्रिटिश जूनियर खेलने गई पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन की तरफ से। वहाँ पे मैं क्वार्टर फाइनल हार गई क्योंकि बस कुछ मसले थे, मौसम भी ठीक नहीं था। मैं मौसम क्या कर रहा था? बारिश में खेल रही थी, लेकिन मतलब खेला नहीं जा रहे थे, अब बहुत प्रेशर में थी ना। ठीक है। तो फिर अभी रिसेंटली 1 महीना या फिर कुछ हफ्ते पहले मैं गई मलेशिया, हम दोनों गए, तो मैंने वहाँ पे अंडर 13 में अपनी बड़ी कैटेगरी में ब्रोंज मेडल हासिल किया। तो ये बड़ी कैटेगरी में कैसे इजाजत मिल जाती है खेलने की? क्योंकि जाहिर है आप वो तो मैं अभी 11 खेल सकती हूँ, लेकिन मैंने खेला नहीं क्योंकि मैं जीत गई हूँ, तो अब दोबारा जीतने का फायदा नहीं है। आगे की अब सीनियर से खेलना चाहिए। अगर 11 के हो तो आप 19 भी खेल सकते हैं। अच्छा, ओके, हाँ, छोटी कैटेगरी तो कैटेगरी मैटर नहीं करती, आपकी गेम मैटर करती है। तो अब आप कौन कौन सी में खेल सकती हो? मतलब अभी 11 तो जीत गई हो। 11 में जीत गई, 13, 15, 17, 19 सब खेल सकते हैं, इवन सीनियर भी खेल सकती हूँ इनमें। तो ये स्क्वाश की तरफ आप लोग आए कैसे, और खानदानी तौर पर जो आप लोगों ने स्क्वाश को पकड़ा हुआ है सबने मिलकर, तो बताएं कि कौन कौन है आपके घर में स्क्वाश वाले लोग? हमारे घर में कोई भी नहीं था स्क्वाश से। अच्छा। पापा ने हमें फिटनेस के लिए बिठाया था। अच्छा। हाँ, फिर जब देखा कि हमारी बड़ी बहन अचीवमेंट करने लगी, सारे अचीवमेंट करने लगी, पापा ने इसे प्रोफेशनली ले लिया। पापा ने कहा अब जब एक काम स्टार्ट किया हुआ है तो उसको मुकम्मल करेंगे, वर्ल्ड लेवल पे जाएंगे हम लोग, बाहर टूर्नामेंट्स खेलेंगे। अगर कोई भी गर्ल्स ने परफॉर्म नहीं किया तो अब आप लोग परफॉर्म। तो सही है, तो बड़ी बहन तो आ गई, फिर आप दोनों कैसे आए? हम लोग तो मतलब हम भी वैसे ही खेलते थे, लेकिन जब गेम अच्छी हुई फिर शौक बढ़ा, तो मेरा तो सबसे ज़्यादा शौक था। मैं तो खेलती थी, खुद ही बॉलें मारती थी, मैं अपने साथ लगी होती थी। फिर जब मेरी गेम अच्छी हुई, मैं पहला टाइटल अपना जीती थी अंडर 11 का, वो भी था लोकल मैच था KP जूनियर, तो वो मैं जीती। फिर मैंने कहा अब बस मैंने स्क्वाश ही लेना है, और स्क्वाश और पढ़ाई, बस अब मैंने इनमें आगे जाना है और इंशाल्लाह आगे जा भी रही हूँ। पढ़ाई में भी जाना है साथ आगे? जी जी। क्या चल रही है आप लोग? वो कैसे कहाँ कौन कौन सा लेवल है? 7 क्लास में हम दोनों, क्योंकि वैसे हमने हाफ एंड ईयर छोड़ दिया था स्क्वाश के लिए, ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि हम कराची गए हुए थे, तो ट्रेनिंग जारी थी। लेकिन छोड़ा नहीं था, हम ऑनलाइन पढ़ रहे थे अपनी स्टडीज, मतलब छोड़ नहीं रहे थे, अभी भी पढ़ रहे हैं। अभी आप 7th में है? अभी प्रमोट हुई, अभी प्रमोट में, यानी अभी आप 8वीं में और आगे क्या करेंगी? आगे ऑफ कोर्स वर्ल्ड लेवल पे जाएंगे। नहीं, वो तो गेम के हिसाब से ना, पढ़ाई के मामले में आगे कहाँ जाना है? सोचा नहीं अभी तक। अच्छा, अभी नहीं सोचा। अभी तक तो स्क्वाश में। स्क्वाश का सोचो, पढ़ाई हो जाएगी भाई, साथ साथ इसको क्या है, स्क्वाश का नंबर। लेकिन दोनों एक साथ लेके चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ स्क्वाश से आप आगे नहीं जा सकते। आपको अगर देखिए, अगर आप वर्ल्ड जूनियर जीते, आपसे इंटरव्यू ले, आपको कुछ कहना ना आ रहा हो तो फिर क्या होगा? इंग्लिश में कुछ लफ्ज़ नहीं आया, मतलब इतना तो बंदा एजुकेटेड हो के उसे बोलना है। प्लेयर इज अ होल पैकेज, ज़ाहिर है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब मसला आया है आप लोगों की गेम में, और वो मसला ये है कि आप लोग एक टूर्नामेंट जो होने वाला है उसमें जा नहीं सक रहे, ऐसे ही है? ऐसे ही। उसकी क्या वजह है? वो कौन सा टूर्नामेंट है? क्योंकि अभी तो है जो US जूनियर और ब्रिटिश जूनियर, तो उसमें स्पॉन्सरशिप का बहुत मसला है, वहाँ पे महंगी भी बहुत है। तो मेरे बाबा अकेले तो हम पाकिस्तान के अंदर हर जगह जा सकते हैं, क्योंकि वो तो बाबा कर लेते हैं, लेकिन जब फॉरेन टूर्स की बात आती है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल।
तो पापा जितना कर सकते उतना कर लेते, लेकिन अब बाहर मुल्क का टूर्नामेंट ये तो बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पास जो बोर्ड है, जो फेडरेशन है, वो कितना सपोर्ट कर रही होती है? अभी हम लोग उनके पास भी बजट्स की एक लिमिट ही होगी, लिमिट होती है, लेकिन अभी एशियन जूनियर के लिए जा रहे थे हम लोग चाइना, तो वो भी गर्ल्स का हमारा ट्रायल्स भी हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन गर्ल्स फिर कैंसिल हो गया। अभी जा रहे थे, बॉयज़ को ले जा रहे, गर्ल्स को नहीं। गर्ल्स को इतनी सपोर्ट नहीं है, तानी गर्ल्स को सपोर्ट नहीं करे पहले, फिर कहते बजट नहीं है इस तरह कुछ, लेकिन चाहिए कि ये लोग सपोर्ट करें। जितना बॉयज़ को ले जा रहे हैं इक्वली गर्ल्स को ले जाना चाहिए ना। होना तो ऐसा ही चाहिए, बिल्कुल लॉजिकली। तो यही हम जितनी मेहनत करते हैं हम इसीलिए करते हैं ताकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें बाहर कंट्रीज़ में। और हमजा खान ने जैसा भी किया, हम भी वर्ल्ड जूनियर जीतना चाहते हैं, हम भी मतलब आगे जाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर सपोर्ट तो मिले हमें। बिल्कुल सही, वो सपोर्ट होनी चाहिए। अच्छा, अब एक तो ये है कि फाइनेंशियल आपको सपोर्ट मिल जाएगी तो आप वहाँ चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ट्रेनिंग्स वगैरह आप लोगों की हो रही है, उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो कि मज़ीद बेहतर हो सकती है? ट्रेनिंग भी बेहतर है, ट्रेनिंग तो हम मतलब सब कुछ पता है हम लोग को, हम लोग अपना कर लेते हैं, लेकिन पेशावर में बेहतर होनी चाहिए गर्ल्स के लिए। और आप लोगों के कोच कौन है? फिलहाल तो बाबा ही कर रहे हैं मेरे को। अच्छा, और उनका कितना ताल्लुक रहा है इस गेम से स्पेसिफिकली, प्रॉपर्ली कोचिंग के हवाले से? तो स्क्वॉश उनने इतनी नहीं खेली, लेकिन वो बैडमिंटन के प्लेयर थे और हमारी वजह से वो सीखे, हमें देख देख के, मतलब वो भी फिर हमें अभी वो हमें बॉल फीडिंग कराते हैं, हमें ट्रेनिंग कराते हैं, तो हमारा हाथ उन्हीं की वजह से मतलब ट्रेनिंग अच्छी होती है हमारी, बेहतर होगी। लेकिन डू यू नीड अ प्रोफेशनल कोच आल्सो? ऑफ कोर्स, अगर हमें कोई जो हेल्प कर सकता है, हमें जितनी हेल्प मिल सकती है उतनी हेल्प। आप लोगों की शेड्यूल क्या होते हैं, जो आपके पूरे दिन का ट्रेनिंग का शेड्यूल क्या? पूरे दिन में एक प्लेयर को अगर प्रोफेशन है स्क्वॉश, तो उसको 7 घंटे तो मैक्सिमम खेलना ही चाहिए। 7 घंटे ना खेले तो वो प्लेयर ही नहीं है। सुबह और शाम रेस्ट भी चाहिए होता है, सुबह और शाम डिवाइड। हाँ, तो आप लोग किस किस टाइम पर खेलती हैं और कितना? सुबह 9 बजे से स्टार्ट करते हैं, 1-2 बजे तक खत्म हो जाता है, ठीक है। और फिर रेस्ट करते हैं 5 बजे, 5:30 से स्टार्ट करते हैं, फिर 7-8 बजे खत्म। अच्छा, पूरा दिन तो यही काम चलता रहता है, फिर इसका तो मतलब आप बोर नहीं हो जाते इससे कि बस भाई थक कर? नहीं, स्क्वॉश से कोई बोर नहीं होता। हाँ, मैं तो कहती कोई बोर नहीं होता। हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, हर दिन गेम इम्प्रूव होती है, दिन में हमारी तो दिन के हिसाब से गेम इम्प्रूव होती है, और जो दूसरे प्लेयर को हराने में मजा आता है वो कहीं नहीं होता। और फिर जब मैचेस में जाके परफॉर्म करते हैं वो तो डबल मजा होता है। सही बात है। नहीं, हम चाहेंगे कि आपका ये जो डबल मजा है, चूँकि आप लोग इंटरनेशनली चाहते हैं रिप्रेजेंट करें, बहुत सारी जगहों पर किया भी है, लेकिन अब जो ये यूएस ओपन जूनियर है, ये टूर्नामेंट कब है? दिसंबर। और ब्रिटिश ओपन कब है? जनवरी। दिसंबर और जनवरी, यूएस ओपन एंड ब्रिटिश ओपन। और ये जरूरी है, वो जीत रही हैं भाई, वो लड़कियां जीत रही हैं, तो इन लड़कियों को हमने आगे बढ़ाना है और इनको जो सपोर्ट कर सकते हैं वो हमने करनी है। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं कि जो कि ये सपोर्ट कर सकते हैं, इनके पूरे ट्रिप को, इनकी पूरी ट्रेनिंग को फाइनेंस कर सकते हैं, और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बहुत सारी टीमों को और बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज को ऑलरेडी सपोर्ट किया हुआ है, तो वो जानते हैं कि स्पोर्ट्स में कितना ज़्यादा ज़रूरत होती है फाइनेंसिंग की, सपोर्ट की। और फिर प्राइवेट कंपनीज के भी बहुत सारे CSR फंड्स होते हैं, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत लोगों को भी फंड कर सकते हैं, तो उन कंपनीज को भी चाहिए, मेरी दरखास्त है कि वो भी इस तरफ सोचें कि वो भी एक प्लेयर ऐसा जिसमें पोटेंशियल हो, जो पाकिस्तान को बाहर ले जाकर ज़बरदस्त तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हो, तो वो भी इस तरफ सोच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सरकार का महकमा ही हो, प्राइवेट पार्टीज भी आ सकती हैं इसमें। थैंक यू सहरिश एंड थैंक यू महानूर, आप लोगों के लिए बेस्ट विशेष है हमारी, और इंशाल्लाह आप लोग जाएंगी और जीतेंगी भी, इंशाल्लाह जीत कर आएंगे। थैंक यू। वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। 11 फरवरी 2022 को बरतानिया में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई और उसमें आग लग गई। उस सानहे में साकिब हुसैन और मोहम्मद हाशिम नामी 2 नौजवान जाँ बहक हो गए, और मरने से पहले साकिब हुसैन ने 999 पर कॉल करके बताया कि 2 गाड़ियों पर मास्क पहने हुए, जिसको हम कहते हैं लोग सवार हैं, जो उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर सड़क से उतारने की कोशिश बेसिकली कर रहे थे, और पुलिस मौके पर पहुंची तो दोनों जो नौजवान थे वो आग में जल चुके थे।
झुलस गए थे वो, और दोनों की उम्रें जो हैं वो 21 बरस थी। अब तफ्तीश के बाद मालूम हुआ कि इस कत्ल के पीछे मशहूर टिकटॉकर महक बुखारी और उनकी वालिदा जिसको हम नसरीन बुखारी जो है उनका हाथ सामने नजर आया। अनसरीन है, नसरीन है, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ स्पेलिंग्स वगैरह वैसे लगी हुई हैं। मैंने क्योंकि अनसरीन, अच्छा अनसरीन होगा फिर ठीक है, अनसरीन ठीक है। अब दोनों पर मुकदमा जो है वो चला और 5 अगस्त को ज्यूरी ने उन्हें कत्ल का मुजरिम करार दिया और इस कत्ल में दीगर अफराद को भी मुलविस करार दिया गया। महक बुखारी के जो टिकटॉक पर फॉलोअर्स हैं वो तकरीबन 1,19,000 के करीब फॉलोअर्स हैं, और अब ये फॉलोअर्स भी ज़रा सोच रहे हैं कि इन दोनों का क्या होगा। सितंबर में शायद इनको सज़ा सुनाई जाएगी अदालत की तरफ से। और ये केस था क्या बुनियादी तौर पर और उसमें हुआ क्या, बरतानिया में मौजूद हमारे नुमाइंदे हैं गुलाम हुसैन साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन साहब। सबसे पहले तो थोड़ा सा अगर हमें महक बुखारी जो है और उनकी वालिदा, उनके हवाले से थोड़ी सी डिटेल्स बता दें। सोशल मीडिया पर उनका क्या कितनी फॉलोइंग है, क्या करती हैं वो, और ये बेसिक डिटेल क्या है इसकी मुकदमे की? जी बिल्कुल, मैं बताऊं कि जो महक बुखारी और अनसरीन बुखारी हैं माँ बेटी, ये इंग्लैंड का शहर है लेस्टर, यहाँ पर जो है वो माँ बेटी रहती हैं, और जो है वो टिकटॉक पर जो है वो काफ़ी दोनों माँ बेटियाँ फेमस थी, क्योंकि ये फैशन के ऊपर जो है वो टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाती थी। और तकरीबन 1,29,000 या 30,000 के करीब जो है वो इनके फॉलोअर थे, और ये काफ़ी बरतानिया के अंदर जो ख़वातीन के अंदर ख़ास तौर पर काफ़ी मशहूर थी। और यहाँ पर जो है वो आपने देखा कि बहुत सारे लोग भी इनको फॉलो करते थे, और ये खासी एक्टिव थी जो टिकटॉक के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब अगर आप इन दोनों महक बुखारी और इनकी वालिदा के खिलाफ जो मुकदमा है उसके बारे में बता सकें कि कौन सा मुकदमा चल रहा था, और महक बुखारी और उनकी जो वालिदा हैं उनको जूरी की तरफ से क्या सज़ा सुनाई गई है? जी बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि साकिब हुसैन जो है वो इनका महक बुखारी की जो वालिदा है अनसीन बुखारी, उसके साथ जो है वो इसका अफेयर चल रहा था कई साल से। और साकिब हुसैन जो मुबैना तौर पर जो है वो अनसीन बुखारी को ब्लैकमेल कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि मेरे पास जो है वो तुम्हारी कुछ वीडियोस हैं, उसके बदले जो है उनसे पैसे भी डिमांड करते थे। और ये कहा जा रहा है कि जिस दिन ये कार क्रैश हुआ जिसके अंदर ये दोनों जो है वो जांबक हुए, उस दिन जो है वो इन्हें बर्मिंघम से महक बुखारी और अनसीन बुखारी ने जो है वो झांसा देकर जो है वो बुलाया, और इनका ये कहना था कि हम आपको 3,000 जो है वो पाउंड अदा करेंगे। और जो साकिब हुसैन है वो अपने दोस्त इजाजुद्दीन के साथ जो है वहाँ पर गाड़ी पर आया, और उसके बाद जो कुछ नामलूम जो अफराद जिन्होंने जो है वो मास्क पहने हुए थे, नकाब पहने हुए थे, उन्होंने जो है इनके पीछे गाड़ियाँ लगा दी, और ये गाड़ियों को डॉज करते हुए जो है वो जा रहे थे। तो जैसे ही एक रोड पर पहुंचे तो सामने से जो है वो इस तरह गाड़ी को डॉज किया गया कि उनकी गाड़ी जो है वो दरख्त से टकराई, और गाड़ी जो है वो 2 टुकड़े हो गई। उसके बाद उसको आग भी लग गई, और ये दोनों जो दोस्त थे इजाजुद्दीन और साकिब हुसैन जो है वो दोनों वहाँ पर जो है वो जांबक हुए। लेकिन ये आपको बताऊँ कि जांबक होने से पहले जो है वो साकिब हुसैन उसने जो है वो पुलिस को कॉल की, और पुलिस को कॉल के दौरान जो है वो साकिब हुसैन का कहना था कि समबडी इज ट्राइंग टू मर्डर मी, तो मैं बहुत मुश्किल के अंदर हूँ, तो आप मेरी मदद करें, ये अदरवाइज ये मुझे मार देंगे, ये मेरी गाड़ी को जो है वो चेस कर रहे हैं, मुझे डॉज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सारी बातें हैं ये उसने पुलिस को जो है वो बता दी। लेकिन बदकिस्मती से जब पुलिस जिस वक्त वहाँ पर पहुँची तो उस वक्त जो है वो दोनों जो दोस्त हैं वो हलाक हो चुके थे। और जो जब ये मुकदमा चला तो जो प्रोसिक्यूशन थी उन्होंने जो है वो सारा जो ऑडियो एविडेंस है वो भी ज्यूरी के सामने रखी, और उन्होंने सारा जो पूरा केस बनाकर रखा। तो बेसिकली उन्होंने मकतूल ने मरने से पहले पुलिस को ये कॉल करके बता दिया था कि ये प्रॉब्लम हो रही है उनके साथ। बिल्कुल जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये कत्ल जो है वो इन्होंने इस तरह कत्ल खुद नहीं किया, इन्होंने जो है वो 3 से 4 अफराद को इस्तेमाल किया, जिनको वहाँ पर जो है वो अदालत के अंदर उनका भी ट्रायल हुआ, उनको भी पेश किया गया। और ये कत्ल इस तरीके से किया गया कि उनको बुलाकर बहाने के साथ के जो ज़ाहिर है जो अनसीन बुखारी थी जिनके बारे में ये साबित हो चुका है कि उसके जो है वो
मरने वाले साकिब हुसैन के साथ जो है वो तल्लुकात थे, उसको बुलाया और इसीलिए बुलाया कि आपको जो है यहाँ पर हम ये पैसे अदा करेंगे, गालिबा 3000 पाउंड का था। और लेकिन वो जब आए तो वहाँ पर जो है वो उनकी गाड़ी को मुख्तलिफ तरीके से डोज किया जाता रहा कि इनको जो है वो वहाँ पर जो है वो किसी तरीके से रास्ते से हटाया जाए। और जीरो को भी यही बताया गया कि इन अफराद ने जिनका नाम लिया जाए, इन्होंने गाड़ी को मुख्तलिफ जगह पर उसको गाड़ी को चेज किया, उसको डॉज करने की कोशिश की और बिलाखिर गाड़ी जो है वो एक दरख्त से टकराने के बाद जो है वो 2 टुकड़े हो गई। और जैसा आपने ये कहा कि इनके पास ऑप्शन क्या है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन तो ज़ाहिर यही है कि जब ज्यूरी ने ये जो है वो इनको गिल्टी करार दे दिया है, तो जब इनको सजा सुनाई जाएगी तो उसके बाद जो है वो इनको ज़ाहिर है अपील करने का हक होगा कि ये अपर कोर्ट के अंदर इस अपनी सजा के खिलाफ अपील कर सकेंगी। और जिसके बाद ज़ाहिर है अदालत का ये फैसला होगा कि ज़ाहिर है इनको सजा इनकी जो है इनको रिलीफ को मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन जिस तरीके से ये केस चला है और पूरे बरतानी मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट भी हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि सजा तो ज़ाहिर यकीनी है, लेकिन उसके बाद अपील में क्या होता है वो तो एक बात की बात है। लेकिन आपको एक और बात यहाँ पर बड़ी इस केस के हवाले से बताता चलूँ कि ये जो इंटरनेट इन्फ्लुएंसर हैं, कहा जा रहा है कि ये इंटरनेट के ऊपर ही इनको जो है वो मुख्तलिफ कहा जा रहा है कि ये इंटरनेट के ऊपर ही, टिकटॉक के ऊपर ही इसको जो है वो अप्रोच किया और उसके बाद इनकी जो जान पहचान थी वो दोस्तियों बदल गई। और उसके बाद जो है वो साकिब हुसैन और जो नसरीन बुखारी हैं, इसका जो है काफ़ी ज़्यादा उसके साथ जो है वो कई साल तक जो है वो अफेयर चलता रहा। और बिलाखिर जो है ये एक साकिब हुसैन जो है वो ज़ाहिर है इसमें एक कार हादसे के अंदर जो है उसको कत्ल डिक्लेयर किया गया है। और जो नसरीन बुखारी है और मे बुखारी दोनों को जो है वो एक अब कड़ी सजा सुनाई जाएगी 1 सितंबर को। यानी बेसिकली जो कत्ल की वजह बनी वो यही था कि जी एक सोशल मीडिया पर ताल्लुक बना और उसके बाद अफेयर बना और फिर आगे मामलात ख़राब हुए, यही तयन हुआ है ना। फिर कत्ल की देखें वजह तो ज़ाहिर है उसने खुद ही बता दिया कि कत्ल की वजह ब्लैकमेलिंग है, क्योंकि जब ये इनका अफेयर चल रहा था, सब कुछ ठीक था, तो जब मुबैना तौर पर जो कत्ल होने वाला साकिब हुसैन है उसने जो है वो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने जो है वो बार बार पैसों की डिमांड शुरू कर दी। उसका ये कहना था कि मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोस हैं कि अगर वो मंजर यहाँ पर आ गई तो ज़ाहिर है जो है वो काफ़ी आपकी रेपुटेशन भी ख़राब होगी और काफ़ी जो इससे मसाइल पैदा होंगे। तो जो नसरीन बुखारी है वो इस चीज़ से बचने के लिए कि जो है ये बार बार मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है और बार बार मुझे जो है वो इस तरह के थ्रेट किए जा रहे हैं, तो उसने जो इस तरह का एक घनौना मैं कहूँगा कि मंसूबा बनाया कि किसी तरीके से जो है वो इसको रस्ते से हटाया जाए। लेकिन साकिब हुसैन जो शायद इस मंसूबे से लाइलम था, इसलिए वो अपने दोस्त इजाजुद्दीन के साथ आया, मिलने के लिए आया, शायद पैसे लेने के लिए आया। लेकिन जब उसे पता चला कि यहाँ पर एक और मंसूबा बना हुआ है तो उन्होंने जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो है वो कामयाब ना हो सके और एक प्री प्लान जो कार हादसा था उसके अंदर जो है दोनों जांबक हुए। और अब वो दोनों जो है वो एक अब्दी नींद सो रहे हैं, लेकिन जो उनको कत्ल करने वाले हैं, जिनके ऊपर कत्ल साबित हो चुका है, उनको अब जो है वो जो लेस्टर क्राउन कोर्ट है उनकी जानिब से जो है वो कड़ी से कड़ी सजा जो है वो 1 सितंबर को जो है वो सुनाई जाएगी। जी ठीक है। और अब इस मुकदमे में आगे क्या होना है, आगे अब ये सजा कब सुनाई जाएगी सितंबर में? जी बिल्कुल, ये मुकदमा जो है वो तकरीबन 2 साल तक जो है वो चलता रहा माँ बेटी के ऊपर। ये था कॉन्स्पिरेसी ऑफ मर्डर का मुकदमा। और गुज़िश्ता जो है वो 2-3 रोज़ कबल जो है वो यहाँ राष्ट्रपति की जो ज्यूरी थी उन्होंने माँ बेटी को जो है वो कत्ल का मरकज़ी जो है वो मुजरम करार दे दिया है। और अब इनके ऊपर जो है वो 1 सितंबर को जो है वो इनको सिर्फ सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने इनको जो है वो मरकजी मुलज़म करार दे दिया है 2 कत्लों का, जिसके अंदर साकिब हुसैन और उसका जो दोस्त है इसको एक मंसूबे के तहत जो है वो कार क्रैश के अंदर जो है वो ये दोनों जांबक हुए थे और इसका मरकजी मुलज़म जो है दोनों माँ बेटी को कराया गया। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन साहब, हमारे नुमाइंदे बरतानिया से हमें आगाह कर रहे थे इस केस के हवाले से। एक अजीब सी सूरत हाल है। अच्छा, बहुत सारे इसमें मामलात ऐसे हैं जो गड़बड़ है। एक तो सोशल मीडिया पर आप जो भी कर रहे हैं ठीक है भाई, आपकी अपनी ज़िंदगी, आप जो चाहें करें, ठीक। अब आप इन्फ्लुएंसर बन गए। अब जब आप इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं 2-4 लोग आपको जानना शुरू करते हैं, आपका माइंडसेट जो है ना वो ज़रा
तब्दील होता है, ये इंसान और यूके में अच्छी खासी ये वो थी, मतलब जाहिर है मकबूल इसलिए भी कि वहाँ पर कम्युनिटीज डिफरेंट बनी हुई है। इंडियन कम्युनिटी कोई और है, सिख कम्युनिटी, उनके अपने इन्फ्लुएंसर्स हैं, फिर ये जाहिर है इनका बुखारी और नाम, तो वो जो एक मुस्लिम एक वो है, वो लड़कियां बच्चियां खवातीन उनको करती थी फॉलो, तो अच्छी खासी इनकी अपनी कम्युनिटी में वो एक मकबूलियत थी। अच्छा, अब फॉलोइंग थी, अब आपके जो है वो राह रस्म बढ़ना शुरू हो गए मुख्तलिफ मर्दों से जो कि सोशल मीडिया पर आपको अप्रोच करें। जाहिर है जब आप सोशल मीडिया पर आएंगे और सोशल मीडिया पर आप अपनी जो है वो वीडियोस डालेंगे तो आप पब्लिक फिगर बन जाते हैं, लोग आपको अप्रोच करते हैं। अब जब लोगों ने आपको अप्रोच किया, लोगों से आपके बन गए ताल्लुकात, अब वो ताल्लुकात एक गलत रुख पर चले गए, वीडियोस उनके पास थी, तो जाहिर है इसमें दोनों ही मुलव्विस होंगे। फिर अब वो जिसके पास वीडियो है उसका ब्लैकमेल करने का मूड हो गया कि चलो भाई अब मैं इससे फ़ायदा हासिल करूँ, पैसे हासिल करूँ, तो फिर वो मामला तो ख़राब होना ही था। और अब जब इस तरह मामला ख़राब होना था तो सामने वाली पार्टी ने जवाब दिया कि अब मैं इस पर कत्ल पे पहुंच जाऊँ। मतलब कहाँ से बात शुरू होती है और कहाँ तक चली जाती है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको हम। अच्छा, अब हम ज़रा होटल्स की और रेस्टोरेंट्स की थोड़ी सी बात भी कर लें जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये जो आपके जेर लब हंसी होती है ना, ये बहुत कुछ कह जाती है, आप कहती नहीं है, मगर तो फिर इसके जब वो कह रही होती है तो आप उनसे क्यों पूछते हैं क्या हुआ? मैं उसका मतलब एक्सप्लेनेशन पूछना चाह रहा होता हूँ। सब पहुंच जाते हैं, आप सब पता होता है आपको। वो कहते हैं ना स्कूल में क्या होता है, प्लीज एक्सप्लेन विद अ सूटेबल डायग्राम। तो मैं भी जरा एक्सप्लेनेशन लेना चाह रहा हूँ कि अच्छा अब इसमें कौन सा एंगल निकाला है। मैंने तो सिर्फ अभी यही कहा था कि तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, उनमें रेस्टोरेंट्स होते हैं। अब आपने उस पर हंसी दे दी, सारा जो मोमेंटम होता है वो हंसी की तरफ चला जाता है, ध्यान हट जाता है बेसिकली आपका। अच्छा, फोकस बेसिकली उनमें होता क्या है कि आप जब किसी खाने को डालते हैं या खाना लेने जाते हैं तो अक्सर जगहों पर होता है उसकी कैलोरी काउंट लिखी हुई होती है। बिल्कुल। और आपको पता चल जाता है कि ये खाना अगर आप खाएंगे तो इतनी इसकी जो है वो कैलोरीज हैं जो आपके अंदर जाएंगी, ताकि फिर आप उस हिसाब से प्लान कर सकें कि इतनी वर्जिश करनी है मुझे और मैं अपनी कैलोरीज को बर्न कैसे करूंगा। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, अब हुआ क्या है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स इनिशिएटिव जो है उसके तहत एक प्रोग्राम शुरू हुआ है, इसका नाम है सेहतमंद ग़िज़ा तंदुरुस्ती सदा। कैसा देखें स्लोगन, शायराना राइमिंग बनाया भाई, राइमिंग ग़िज़ा तंदुरुस्ती सदा। अब इसमें होगा क्या, 500 होटल्स और 500 रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं कि जो कि इस पूरे इनिशिएटिव में शामिल हुए हैं इब्तदाई तौर पर। और इसमें ये तमाम जो रेस्टोरेंट्स हैं अपने मेन्यू के साथ वो लिखेंगे कैलोरी काउंट, वो तफसील लिखेंगे कि भाई इस डिश को खाने से आपको इतनी कैलोरीज इनटेक आपकी होगी। तो जब आपको पता लग जाएगा, अब आप फिर उस हिसाब से अपना क्योंकि हर एक ने अपना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना हमारे जिन्होंने वो प्लान किया होता है कि जी मुझे दिन में इतनी कैलोरीज लेनी चाहिए। बिल्कुल, या जो बहुत ज्यादा फिटनेस कॉन्शियस होते हैं या जो बहुत ज्यादा एक फिटनेस की रिजीम फॉलो कर रहे होते हैं, तो उनको तो फिर लाजमी सामने रखना ही होता है, या उन्होंने फिर अपनी एप्स डाली हुई है क्योंकि हर होटल रेस्टोरेंट पे उनको ये। अच्छा, फिर बाजार में जो दस्तयाब खाने हैं उसमें भी प्रोटीन्स, कार्ब्स, चिकनाई और दीगर जो ग़िज़ाई अज्जा हैं वो सारे भी लिखना उसके तहत लाजमी करार दिया गया है। तो वेरी गुड इनिशिएटिव, लेकिन इसको पूरे मुल्क में फैलना चाहिए, पूरे मुल्क में फैलना चाहिए। हर ज़ाहिर है सेहत हर एक की ज़रूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि इंसान अपनी सेहत का ख्याल रखे, चाहे वो किसी भी सूबे में रहता हो, किसी भी मुल्क में रहता हो। तो ये आइडिया अच्छा है, हर जगह इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल। अब ये तो खैर अच्छी खबर थी जो आपने हमें सुनाई है, लेकिन एक खबर जो है वो तशवीशनाक है और वो पंजाब से आ रही है। और वो खबर ये है कि पंजाब पुलिस ने 2023 के पहले 4 माह के जराइम पर आदाद शुमार पर एक रिपोर्ट जारी की है, एक रिपोर्ट तैयार की है जिसका मीडिया में बड़ा चर्चा हो रहा है। इस रिपोर्ट का सबसे परेशान कुन पहलू खवातीन के खिलाफ बढ़ते पुरतशद्दुद जराइम है और 4 माह के दौरान खवातीन से ज्यादती के 1111 और अगवा के 5551 वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। अब अफसोसनाक बात यह है कि 4 माह के दौरान गैरत के नाम पर 53 खवातीन को कत्ल कर दिया गया और इसके अलावा घरेलू तशद्दुद के 219 केसेस रिपोर्ट हुए। इस रिपोर्ट का एक और तशवीशनाक पहलू ये भी है कि इस दौरान विमेन ट्रैफिकिंग के 613 केसेस भी सामने आए हैं और खवातीन के खिलाफ सबसे ज़्यादा जराइम लाहौर में हुए हैं। फैसलाबाद इस मामले में दूसरे नंबर पर रहा है, जबकि शेखुपुरा तीसरे और ननकाना
चौथे नंबर पर रहा है। घरेलू तशद्दुद के केसेस में गुजरांवाला सरफहरिस्त रहा है। अब ये आदादो शुमार ज़ाहिर है बहुत परेशान कुन है और ख़वातीन के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए जराइम की वजूहात क्या है, कौन से जराइम ऐसे हैं कि जिन्हें वक्त से पहले रोका भी जा सकता है और सज़ाएँ इनके हवाले से क्या हो रही हैं। शहजाद रफ़ीक अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, SP इन्वेस्टिगेशंस लाहौर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो रिपोर्ट है कुछ तफसील तो हमने इसकी दे दी कि ये नंबर्स हैं इसके, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें, हमें थोड़ा सा नंबर्स के हवाले से, स्टैटिस्टिक्स के हवाले से, जराइम के हवाले से बताना चाहें जो स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर लाहौर रीजन में और फिर बाकी आमतौर पर पंजाब रीजन में जो हो रहे हैं ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम। जी बिलाशुबा जैसे आपने जिक्र किया कि ये एक इंतहाई तशवीशनाक एक सूरत हाल है और इसमें मल्टीपल फैक्टर्स इसके ज़िम्मेदार हैं। मैं उन पे इस सेगमेंट में बाद में बात करूंगा। अभी जैसे आपने प्रिसाइजली कहा कि अगर मैं आपको कुछ स्टैट्स प्रेजेंट कर सकूं तो अभी मेरे पास इस साल 1 जनवरी 2023 से लेके 5 अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक के जो 4 हमने इसमें मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। इसमें अगवा बचगान मीन माइनर चिल्ड्रन के टोटल 463 मुकदमात लाहौर में दर्ज हुए 1 जनवरी से लेके 5 अगस्त तक, और ख़वातीन के अगवा जिसमें उनकी किडनैपिंग और जो दीगर मुकदमात होते हैं उसकी तादाद 2272 मुकदमात दर्ज हुए हैं इस पूरे साल में। और इसी तरह माइनर बच्चियों के साथ जो हैरेसमेंट के और जो रेप के केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं लाहौर डिस्ट्रिक्ट में उनकी तादाद 75 है, 75। और जो छोटे बच्चों के साथ हैरेसमेंट और सोडमी के जो केसेस हुए हैं उनकी तादाद है 115। लेकिन इसमें सिर्फ जो हम इन स्टैट्स के साथ सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि शायद इसमें बहुत से ऐसे वाक़यात होंगे जो रजिस्टर्ड नहीं हुए। इन स्टैट्स के साथ हम एग्जैक्ट जो पंजाब में बच्चों और ख़वातीन और वल्नरेबल जो हमारा सेगमेंट है उनके खिलाफ जो जराइम की शरह शायद वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। और उसकी एक वजह यह है कि हम लोग इस पर बात नहीं करना चाहते, हम लोग इसको छुपाना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को, अपनी ख़वातीन छुपा देते हैं जो उनकी एज है जिसमें उन्हें इन चीज़ों से फाइट करने के लिए उनको प्रिपेयर करना है, हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। हम लोग उनके लिए ज़िंदगी में ऐसे उनके लिए एहसास पैदा कर देते हैं कि वो इन वाक़यात को रिपोर्ट करने के बजाय इसको छुपाना अपने लिए ज़्यादा कंफर्टेबल समझते हैं। और अगर कभी विक्टिम अगर उसको रिपोर्ट भी करता है तो फैमिली का प्रेशर आ जाता है कि ये जो डेटा है इस रिपोर्ट में हमारे पास, क्या ये सारा हमारे पास उन रिपोर्ट से आया है जो पुलिस के पास जाकर ख़वातीन या उनके घर वाले रजिस्टर कराते हैं, या ये 1122 और ये सारे इस किस्म के इदारे जो इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को घरों में, उन सब का डेटा कंपाइल करके ये रिपोर्ट बनाई है, या ये सिर्फ खालिसतन पुलिस के इदारे में आकर जो रजिस्ट्रेशन होती है FIR की या जो कंप्लेंट्स रजिस्टर होती हैं ये उनका डेटा है? मैंने आपसे जो डेटा शेयर किया ये डेटा FIR बेस है। जो इंसिडेंट हमारे पास रिपोर्ट हुए और आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन उन पे FIR रजिस्टर्ड हुई। लेकिन इसमें मैं एक हवाले से थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगा। इसमें जैसे ख़वातीन के मैंने अगवा के मुतालिक आपको फिगर बताया कि इसमें ख़वातीन के अगवा से मुतालिक 2272 FIR दर्ज हुई और इसमें सरप्राइजिंगली 1154 मुकदमा जो है वो डिस्चार्ज हुए, खारिज हुए। और उसकी मेन वजह ये, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हम एज अ सोसाइटी इस मीननेस को, इस बुराई को एज अ सोसाइटी एक्सेप्ट अभी तक हम नहीं कर पाए। ना हम अपनी बच्चियों को उसके लिए प्रिपेयर करते हैं और ना ही हमने कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया है। इसमें ये इंटरनेट और ये को एजुकेशन और इस तरह के जो वजूहात हैं इनकी वजह से बच्चियों और उनको जितना प्रिपेयर होना चाहिए अपने किसी के ट्रैप में आने के लिए, हनी ट्रैप जिसे आप कह सकते हैं, उसमें आने के लिए हमारी बच्चियां वल्नरेबल हैं। और जो को एजुकेशन और उनके अंदर जो मेच्योरिटी का लेवल, जिस तरह वेस्ट के अंदर भी ये इंसिडेंट होते हैं लेकिन शायद उसके अंदर वो इस टॉपिक पे बच्चों को इन प्रॉपर एज उनके अंदर इनकलकेट करते हैं, उनको बताते हैं कि उनको कैसे अपने आप को मैनेज करना है, को किस बंदे के साथ किस हद तक उनको अपना रिलेशनशिप को और किस हद तक प्रैक्टिस को लेके जाना चाहिए। तो इसमें जो ये फिगर है, जैसे मैंने अर्ज किया कि ये फिगर ना तो ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है। आपने
जी जी बिल्कुल सही है, आई एग्री विथ यू। बिल्कुल एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स इन फिगर्स से नहीं आते, ये आपको एक सैंपल दे देते हैं। लेकिन अभी आपने बात करते हुए 2 मरतबा को एजुकेशन का जिक्र किया। अब ज़ाहिर है को एजुकेशन जो है उसके हवाले से चूँकि आपने जिक्र कर दिया है, बहुत सारे लोग अब आपके ऊपर ऐसे फायरिंग करना शुरू करेंगे ना कि ये तो को एजुकेशन के खिलाफ हैं और ये हैं और वो हैं। और बहरहाल मतलब इस वक्त चूँकि हमारा नहीं है, मौजूद नहीं है, हाँ। लेकिन जाहिर है जब आपको एजुकेशन में भेजते हैं बच्चों और बच्चियों को साथ, तो किसी भी जगह पर जहाँ पर मर्दों और औरतों का या बच्चों और बच्चियों का इख्तिलात होगा, वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। लेकिन बहरहाल ये सोसाइटी जो है एक अलग जोन में चल रही है, वो भी शुरू हो जाएंगे ना कि एजुकेशन के खिलाफ आपने बातें कर दी इसके बाद। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स को अगर हम पिछले साल के डेटा से तो क्या ट्रेंड हमारे सामने आता है और दीगर सूबों से भी अगर? जी सर, जी सजाद साहब। अच्छा, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, आपने अभी मेरी पूरी बात नहीं सुनी और आपने जजमेंट जारी कर दी। मैं कतई तौर पे को एजुकेशन के खिलाफ बात नहीं कर रहा था, ना मैं ये समझता हूं। मैंने प्रेपरेशन की बात की और अपने यूनिवर्सिटीज़ आप भी मैं भी को एजुकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने एजुकेशन से की है को में। लेकिन मैंने जो चेक्स एंड बैलेंसेज होने चाहिए इस सेटअप के ऊपर, और जो बच्चों को पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि ये जो सेक्सुअल क्राइम और हैरेसमेंट के क्राइम में इट्स नॉट अ मैंडेट ऑफ पुलिस, पंजाब पुलिस। इसमें ना तो जराइम में इजाफे की वजह पुलिस है और ना ही पुलिस एट देयर ओन इसको रिजॉल्व कर सकती है, मिनिमाइज कर सकती है। इसके लिए पूरी सोसाइटी का रिस्पॉन्स चाहिए। आपने ये अक्सर ये कॉलेजेस में फंक्शंस की आड़ में, फन फेस्ट की आड़ में, म्यूजिक सोसाइटी और म्यूजिक प्रोग्राम की आड़ में, जी 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 बिल्कुल मैं लेकिन उसमें करता हूं, लेकिन मैं उस बात से कम्प्लीटली वो नहीं करती, इत्तेफाक नहीं करती। उसकी वजह यह है कि जो सड़क पे औरत गुजर रही है, जिसका उस आदमी से, छेड़ने वाले से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, और ना वो दोनों एक ऐसी सिचुएशन में है कि जहां पर को एजुकेशन हो, वो जरूर एक को मुआशरे में तो जरूर है। ये एक बुनियादी सबक है जो कि लोगों को घरों से सीखने पर मतलब घरों में सिखाना जाना चाहिए। स्कूल्स का, एजुकेशन का कोएड होना या ना होना, दुनिया भी तो कोएड है ना सर, मतलब सिर्फ एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट तो कोएड नहीं है, जाए वो भी सिखाया जाए। हाँ। और हम भी यही बात कह रहे हैं कि जिस भी जगह आप उस माशरे में मौजूद हैं जहां पर मर्दों और औरतों का एक साथ रहना है, तो उस जगह के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, उन सबको हम सबको वो सीखने चाहिए और अपने आप को एम्पावर करना चाहिए। तो वी एग्री विथ यू। अब जरा सा कंपैरिजन अगर हम कर लें कि ये ट्रेंड क्या है, क्या इंक्रीज हुए हैं ये नंबर्स पिछले सालों के मुकाबले में, और दूसरा बाकी सूबों के मुकाबले में? देखिए, मेरे पास क्योंकि इस टाइम दीगर सूबों का एज अ कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं है स्टैट्स के हवाले से, लेकिन नो डाउट आप लाहौर को जब कहते हैं कि लाहौर इज नंबर 1 इन दिस क्राइम, तो लाहौर इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी और जिसकी आबादी शायद इस टाइम 2 करोड़ के करीब टच होने वाली है। तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कुछ और उसके जो इम्पैक्ट है, उसमें नो डाउट जराइम का इजाफा भी जो है वो उसी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का ही एक आउटकम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद इस हद तक मैं आपसे ज़रूर इत्तफाक करूँगा कि जो ये रिसेंट पास्ट है, और ख़ास तौर पे ये जब से इंटरनेट और ये जो वेब्स और जो वेबसाइट्स का जो एक जाल बुना गया है सोसाइटी में, और जो अनब्रिडल्ड एक्सेस है टुवर्ड्स इंटरनेट एंड साइट्स, वेबसाइट्स, उसकी वजह से ये पिछले कुछ सालों में, इट्स नॉट ऑफ मंथ्स, कुछ सालों में ये ट्रेंड जो है इसमें इन जराइम में बिलाशुबा इजाफा देखने में नजर आया। अच्छा साहब, इसकी एक और पहलू भी है। इन जराइम में तो इंटरनेट बेस्ड क्राइम या जो ब्लैकमेलिंग है या जो धमकियां हैं या कुछ किसी की बगैर पूछे वीडियो लगा देना, बना के वीडियो लगा देना, नॉर्मल वीडियो लगा देना, ये भी एक क्राइम है। इनमें इजाफा तो हुआ है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम ये भी देखते हैं कि हमारे FIA या दीगर जो इदारे हैं जो कि साइबर क्राइम को या इस किस्म की चीज़ों को कंट्रोल करने, या जिनके पास मैंडेट है कि ख़वातीन या मर्द अपनी कंप्लेंट लेके उनके पास जा सकते हैं, उनकी तरफ से उस तरह का एक्शन देखने को मिलता नहीं है कि भाई हाँ वी आर टेकिंग द मवाद डाउन, वी आर टेकिंग दिस कॉन्टेंट डाउन बिकॉज ये किसी खातून की या उसकी डिग्निटी के खिलाफ है। मतलब वो हर वक्त यही कहते रहते हैं, क्योंकि मेरा अपना केस था तो मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है कि उन्होंने कहा देखें ये तो PTA हमें कहेगा तो हम करेंगे। PTA के पास मैं गई तो उन्होंने कहा हमारे पास तो मैंडेट नहीं है, वी कैन नॉट कंट्रोल यूट्यूब। फिर PTA के अलावा मैं दोबारा FIA में गई। तो ये बहाने और हीले ही चलते रहते हैं। जिन इदारों के पास मैंडेट है वो तो जितना इधर जुर्म बढ़ रहा है उतना वो उधर जो है वो उनके हाथ फूल गए हैं, वो उनके पास है ही नहीं कुछ करने को, मतलब वो अथॉरिटी ही नहीं है उनके पास।
बिलाशुबा आपने बंदे को भी नहीं पकड़ना, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर तक नहीं लेना। ये बेसिकली 2 टीयर्स, ये ये दो पॉइंट्स हैं इसमें। एक पॉइंट है उन इदारों की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी कि वो इन जुराइम को टैकल करने के लिए उनके पास कितने मॉडर्न गैजेट्स हैं, उनके पास कितनी एक्सपर्टीज़ है, और वो इसमें कल्प्रिट्स को कानून के कटहरे में लाने के लिए कितने कैपेबल हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो कानून साजी है उसमें भी बहुत तब्दीली करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली जो साइबर क्राइम है इसमें हमारे जो कवानीन है उसमें बहुत बेहतरी की और उसके अंदर बहुत सी चीज़ों को ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। हमारे पास जब साइबर क्राइम के लिए कोई विक्टिम आता है तो सबसे पहले उसकी जुरिस्डिक्शन का इशू आ जाता है कि जिसमें अगर कोई साइबर क्राइम और इंटरनेट के ऊपर या मोबाइल के थ्रू कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसमें पंजाब पुलिस की कैपेसिटी और पंजाब पुलिस की जो मैंडेट है वो थोड़ा लिमिटेड है। इसमें जो दीगर इदारे जैसे आपने जिक्र किया FIA, तो उसमें जो फिर इंटरनेट के हवाले से जो हमारे पास ट्रैक करने के लिए और जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो ना होने के बराबर है। तो ये पैरेलल आपको कानून साजी में भी बेहतरी लाने की जरूरत है ताकि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो और इन जुराइम को सख्त से सख्त इनकी सजाएं एनहेंस की जाएं और इसको इसकी रजिस्ट्रेशन को ईजी किया जाए और इसके साथ साथ जो इदारे हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाए ताकि रजिस्ट्रेशन के बाद वो उनको ट्रैक करने के लिए, उनके अकाउंट्स को ट्रैक करने के लिए, उनके IPP को ट्रैक करने के लिए उनके पास वो सारे एक्सपर्टीज हो ताकि इसमें मुजरिम को कानून के कटहरे में लाया जा सके। अच्छा शहजाद साहब, ये बताइएगा कि अब इन जराइम को नंबर हमारे सामने आ गए, अब इनको रोकने के लिए पुलिस क्या मेजर्स ले रही है? देखिए, इसमें मैंने कहा कि पुलिस की जो हर वक्त, और ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है और इस पर तमाम की अंडरस्टैंडिंग है कि इसके लिए हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी मैं आपको रिसेंटली पुलिस इनिशिएटिव्स की बात करता हूँ जो खवातीन के हैरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस और किसी भी किस्म के उनके लिए जो डिस्टर्बेंसेस है उसको क्रिएट करने वुमेन सेफ्टी ऐप इंट्रोड्यूस करवाई गई है और ये एंड्रॉयड और एप्पल आईफोन के सॉफ्टवेयर आप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ऐसे फीचर्स हैं जिसमें बगैर कॉल किए हुए खवातीन जो है वो अपनी जो है वो लोकेशन शेयर कर सकती हैं फॉर और ये पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ और पंजाब इंफॉर्मेशन बोर्ड ऑफ जो हमारा IT के टेक्नोलॉजी बोर्ड है उसके मुआवनत के साथ ये डेवलप की गई है और ये हमारा CCP ऑफिस इसको जो है वो मॉनिटर करता है। इसके तहत खवातीन की लाइव लोकेशन विदाउट कॉलिंग मेक अ कॉल ये वो सेंड करती हैं और इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हैं उसके साथ और इसके अलावा उनके कुछ सेफ्टी नंबर्स हैं जिनके ऊपर बगैर कॉल किए हुए उनका मैसेज डिलीवर हो सकता है। जैसे ही उन्हें कोई एहसास होता है किसी खतरे का या उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट अबाउट टू हैपन तो वो इसके ऊपर जो है वुमेन सेफ्टी वुमेन प्रोटेक्शन ऐप के तहत वो अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं। इसके अलावा हाईवे पे ट्रैवल करते हुए जैसे आपको याद होगा मोटरवे के ऊपर इंसिडेंट हुआ था उसके हवाले से हेल्पलाइंस हैं 1124 ये हमारी अगर आप जो हाईवेज पे हैं इसी तरह 130 मोटरवे की है 1122 आपके पास एक हेल्पलाइन है। इसके अलावा 1043 पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन ये सारी हेल्पलाइन है जिसके ऊपर खवातीन अपने साथ होने वाले किसी भी हैरेसमेंट के इशू पे किसी डोमेस्टिक वायलेंस के इशू पे या वट एवर इट इज जो भी उनका इशू है वो इसके ऊपर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती हैं एंड अथॉरिटीज आर बाउंड टू एक्सपीडाइट द रिस्पॉन्स एक्ट। ठीक है। अच्छा सर, एक और सवाल, अब क्योंकि आपने सेफ सिटी का जिक्र किया, सेफ सिटी कैमरों की क्या सूरत हाल है? कितना मुआवनत फराहम कर रहा है हमारा लाहौर का सेफ सिटी? हालांकि क्योंकि मैंने खुद उसको कवर किया हुआ है तो मैं जानती थी कि शुरुआत में तो उसके कैमरे और हर चीज़ बॉडी वॉर्न कैमरे भी आ गए थे, गाड़ियों पर भी लगे हुए थे कैमरे, फिर उसके बाद ज़रा सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा सुनने में आया कि अच्छी नहीं रही। तो इसलिए मैं आपसे कन्फर्मेशन चाह रही हूँ कि सेफ सिटी कैमराज की क्या पोजीशन है, कितने काम कर रहे हैं, कितनों की बैटरियाँ ख़त्म हो गई, कितनों की मेंटेनेंस नहीं हुई या सब ठीक ठाक चल रहा है? देखिए जी, लाहौर सेफ सिटी पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के तहत जो पंजाब पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है इट इज़ फ्यूचर ऑफ पुलिसिंग और आप सब लोग क्योंकि मीडिया से रिलेटेड है, आप बाखबर लोग हैं, आपने ये नोटिस किया होगा कि बहुत से अहम वाक़यात में और जो हमारे पास जो क्लू है वो हमेशा सेफ सिटी कैमरा से, क्योंकि कोई देखे ना देखे कैमरे तो देख रहे होते हैं
इस हवाले से सेफ सिटी क्योंकि एक लिमिटेशन है, इसके ऊपर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी एक्सपेंशन जब जो होनी चाहिए, क्योंकि लंदन जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में 3 लाख से ज़्यादा कैमरे हैं। अब सेफ सिटी अथॉरिटी ने एक ये इनिशिएटिव लिया है कि जो हमारे अपना इनबिल्ट कैमरा सिस्टम है इसको हम अपने साथ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ जिस तरह ये मैस ट्रांजिट का प्रोजेक्ट है, इनके कैमरास का जो कंट्रोल है वो भी हमारे सेफ सिटी के साथ इंटीग्रेट हो गया है। इसी तरह मुख्तलिफ कैंटोनमेंट के जो एरियाज़ हैं, जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं और जितनी भी प्राइवेट NPR अवेलेबल जो कैमराज हैं उसको एनहेंस किया जा रहा है। अभी क्योंकि हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है और कुछ टेक्निकल इश्यूज और मेंटेनेंस के आते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद तकरीबन 7,500 के करीब जो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमराज हैं, जिसमें फेशियल रिकग्निशन, ऑटो नंबर प्लेट रीडर्स और जो दूसरे इनके डूम कैमराज हैं, और इसी नेटवर्क के अंदर जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज और जो प्लाजाज हैं, जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं, उनके जो है वो अगर एड ऑन कर लिए जाएं तो इसकी तादाद शायद 1000 इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ की जा रही है। सेफ सिटी अपने भी लोकेशंस में एड ऑन कर रहा है जो लोकेशंस पहले लाहौर में कवर्ड नहीं है, और इसके अलावा जो प्राइवेट ओन्ड कैमराज हैं उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं एक सिस्टम के अंदर। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शहजाद रफ़ीक अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। SP इन्वेस्टिगेशन लाहौर। जराइम हो रहे हैं, कुछ काम पुलिस कर रही है, कुछ काम हमें करना है, अपनी बच्चियों को प्रिपेयर करना है कि कैसे जराइम से बचें, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ख़ासतौर पर इंटरनेट पर कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि हमें अपने ऊपर भी काम करना है, और पूरे माशरे की जो डेवलपमेंट है वो इसी तरीके से होगी कि हम सब अपने आप को डेवलप करें और इक्विप करें और प्रिपेयर करें कि किस तरीके से हमें जराइम से बचना है। अब बात करते हैं जी कुछ तारीख़ की, कुछ हिस्ट्री में लेकर जाते हैं। और तारीखदान बुनियादी तौर पर कहते ये हैं कि दुनिया में तारीख़ी तब्दीलियाँ या तो जंगों के ज़रिए वाक़ होती हैं या फिर कुदरती आफ़ात के ज़रिए आती हैं, और कुदरती आफ़ात में भी वबाएँ ये फितरत का सबसे ख़तरनाक हथियार साबित होता है। और अगर तारीख़ को खंगाला जाए तो 5 वबाएँ ऐसी हैं कि जो कि पूरी दुनिया को जिन्होंने मुतासिर किया और जिनकी वजह से बड़ी तादाद में अमवात हुई थी। और ये कौन सी वबाएँ थी? हिस्ट्री में 5 सबसे खौफनाक या ख़तरनाक वबाएँ, उनका जिक्र आज करते हैं। सबसे खौफनाक वबा ब्लैक डेथ, काली मौत, और तकरीबन 7.5 करोड़ से 20 करोड़ लोगों की इसमें अमवात हुई थी, सफ़ाए हस्ती से मिट गए थे ये लोग। और ये वबा 1347 से लेकर 1351 के दरमियान यूरोप में ये लोगों का शिकार करती रही थी, और सिर्फ 4 बरसों में इसकी वजह से यूरोप की आबादी आधी रह गई थी। बिल्कुल। अच्छा, फिर इसके बाद नाम आता है 1918 में आने वाली वबा का, स्पेनिश फ्लू। और मार्च 1918 में अमरीकी रियासत कैंसस में इसका पहला मरीज जो है वो सामने आया, और उस वक्त जंग अजीम अव्वल जारी थी, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो चल रही थी। ये वबा मुख्तलिफ महाजों पर लड़ने वाले फौजियों के जरिए पूरी दुनिया में फैल गई, और इसकी वजह से 5 करोड़ अफराद की जो मौत है वो वाक़ हुई। इसके फैलने की रफ्तार जो है वो इस कदर तेज़ थी कि 25 हफ्तों में तकरीबन 2.5 करोड़ अफराद इसके हाथों जान की बाजी हार गए। अच्छा, तीसरी वबा सब जानते हैं, HIV एड्स के नाम से सब वाकिफ़ हैं, इस वक्त भी दुनिया में मौजूद हैं, और साइंसदान इसका इलाज तलाश करने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। इसका आगाज़ हुआ था कैमरून से, और 1981 में इसे बाकायदा तौर पर बीमारी के तौर पर तस्लीम किया गया था। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक एड्स से अब तक 8.5 करोड़ अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 4 करोड़ अफराद ऐसे हैं कि जो कि इसकी वजह से हलाक हो गए हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर चौथी वबा का जिक्र कर देते हैं। चौथी वबा का ताल्लुक मशरक़ी रूमी सल्तनत से है, जहां सन 541 में चूहों की वजह से बीमारी जो है वो फैली, जिसने 2.5 करोड़ अफराद को हलाक कर दिया, और उस वबा का नाम था द प्लेग ऑफ जस्टिनियन। बिल्कुल, द प्लेग ऑफ जस्टिनियन। और जब उस वबा का खात्मा हुआ तो कुस्तुनतुनिया की 40% आबादी उसका शिकार हो चुकी थी, और तारीखदान कहते हैं कि जब वबा अपने उरूज पर थी तो शहर में रोज़ाना 5000 अफराद मर रहे थे। और जब रूमी सल्तनत दुनिया की सुपर पावर थी तो उसमें एक खौफनाक वबा फैली थी, और वो वबा क्या थी? एंटनाइन प्लेग।
और उसका आगाज़ हुआ था 165 में, सन 165, और ये सन 180 तक जारी रही थी। साइंसदान ये कहते हैं कि ये चेचक की बीमारी थी जिसने 50 लाख अफराद को मौत के घाट उतार दिया था, और उसका आगाज़ हुआ था जदीद इराक़ से, जिसका रूमी फ़ौजों ने मुहासरा किया हुआ था, और ये फ़ौजी जरासीमों को अपने साथ लेकर आए थे। पूरे रूम में वबा फैल गई थी और उस दौर के 2 शहंशाहों को भी ये वबा खा गई थी। तो ये थी जी 5 ऐसी वबाएं जिन्हें हम डेडलीस्ट आउटब्रेक्स कह सकते हैं। बिल्कुल। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। हम में से अक्सर लोगों ने साइंस फिक्शन की ऐसी फिल्में देखी हुई हैं जिनमें मसनूई जहानत के करिश्मे दिखाए जाते थे उस वक्त, और हम समझते थे पता नहीं ये कौन सी दुनिया दिखाते हैं। अब एहसास होता है कि ये यही दुनिया है। अब ये सब पर्दा स्क्रीन से उतर कर हकीकी ज़िंदगी में आना शुरू हो गया है, और हथियारों के मामले में खुसूसी तौर पर ये इर्तिका जो है वो नुमायाँ है, और इस पर दुनिया में बड़ी तशवीश पाई जाती है। हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा में तख़फ़ीफ़ असलहा पर एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी साहब ने एक वर्किंग पेपर पेश किया है, और उसमें मसनूई जहानत के फ़ौजी इस्तेमाल और ऑटोनोमस जो वेपन सिस्टम है उनके ख़तरात की निशानदही की है। इस पेपर में पाकिस्तान ने 2 प्रपोजल्स पेश किए हैं। मसनूई जहानत के फ़ौजी इस्तेमाल से मुराद क्या है और हकीकी ज़िंदगी में इसकी मिसालें कौन सी हैं, और पाकिस्तान ने अपने वर्किंग पेपर में कौन से तजावीज़ पेश की हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब खलील हाशमी, और ये हमें बताएंगे कि जी ये मामला किस हद तक गंभीर है। अस्सलाम वालेकुम खलील साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ऐसा है सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो थोड़ा सा अगर हमारे नाजरीन को आप बता सकें कि वो जो हम फिल्में देखते थे टर्मिनेटर और साइबॉर्ग, तो क्या अब टर्मिनेटर और साइबॉर्ग हकीकी ज़िंदगी में आ चुके हैं? जी करीबन ये एक रियलिटी बनती जा रही है, और इसके बहुत सारे खदशात हैं, और खदशात स्पेसिफिकली इस तरह हैं कि आप समझें कि पहले जो रिवायती हथियार थे, आपको एक मिसाल दूं कि हम 10 साल पहले 15 साल पहले आर्म ड्रोन्स की बहुत सारी बात सुनते थे। आर्म ड्रोन्स जो हैं वो ऑपरेट इंडिपेंडेंटली नहीं करते थे, उनके पीछे कंट्रोलर्स या उनको कंट्रोल करने के लिए जो लोग बैठे होते थे, तो वो किस रफ्तार से किस रीजन में, और उसमें टारगेट की सिलेक्शन कैसे करनी है, और मिसाइल का फायर करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक इंसान या इंसानों के पीछे कंट्रोल में होती। अब मामला ये है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको मसनूई जहानत का नाम दिया जाता है, या ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स हैं, ये दोनों इसलिए इससे खदशात बढ़ गए हैं कि यही जो ड्रोन है, इसको एक दफ़ा इसके डिज़ाइन और इसको बना के इसको जब छोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ पे वो खदशात हैं कि फिर ये ड्रोन इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगे, और फिर टारगेट की जो सिलेक्शन है और उसको जो फोर्स का इस्तेमाल है, उसमें फिर ह्यूमंस का कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक मिसाल मैंने आपको दी कि ये अब एक साइंस फिक्शन नहीं रही, ये एक बाकायदा तौर पे इसके ऊपर काफ़ी एडवांस हद तक जो है वो काम हो रहा है, और मुख्तलिफ़ किस्म के वेपन सिस्टम्स और मसनूई जहानत को मिलिट्री की वेरियस जो एप्लीकेशंस है उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। सर, अब इसमें एक और सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये कि ये कितना खतरनाक है और क्यों खतरनाक है? क्योंकि अगर हमने एक ऐसा डिवाइस बना दिया जो डिवाइस अपने आप को खुद कंट्रोल कर रहा है, तो क्या वो उस स्पेसिफिक टास्क की हद तक अपने आप को कंट्रोल कर सकेगा जो उसे दी गई है या उसके अंदर प्रोग्रामिंग करके फीड की गई है, या फिर क्योंकि अभी भी तो जो हमारे इवॉल्व करके अपने आप को मजीद चीजों के लिए तैयार करके कुछ और गड़बड़ भी कर सकता है? जी हाँ, क्योंकि ऑटोमेशन तो सर अभी भी वेपन्स में और मिसाइल सिस्टम्स और जो न्यूक्लियर बॉम्बिंग या इस किस्म के जितने भी डेवलप प्रोग्राम्स हैं मुल्कों के, जिसके बारे में बड़ा हम सारे मुल्क एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं और उसकी गारंटी भी देते हैं कि हम इसको रिस्पॉन्सिबली रखेंगे, हम कोई इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं करेंगे। तो एआई और टेक्नोलॉजी तो वहाँ पर भी हमें नज़र तो आती है, बटन्स हैं, एक ही बटन पे आपका मिसाइल चल जाता है, तो क्या खतरा क्या है इसमें? जी, आपने दुरुस्त कहा कि किसी हद तक ऑटोमेशन जो है वो मुख्तलिफ डिग्रीज में अभी भी मौजूद है, लेकिन वो जो ऑटोमेशन है
उसकी जो कैलिब्रेशन है या उसको जो कंट्रोल करना है, उसके पीछे ह्यूमन बटन दबाना है तो वो एक ह्यूमन ने दबाना है। इस मामले में जो नए हथियार बनाए जा रहे हैं या उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जा रहा है, उसमें यह है कि जब डिज़ाइन और आपने डेवलप कर लिया और आपने जब लॉन्चिंग की स्टेज आई और लॉन्च कर दिया, तो फिर इंसानों का इख्तियार उसके ऊपर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगे जो पहले उनको डेटा फीड किया गया है। फॉर इंस्टेंस इसमें एक टर्म इस्तेमाल होती है एल्गोरिदम्स। अब एल्गोरिदम्स बेसिकली उसके पीछे डेटा है, ट्रेनिंग डेटा है कि इस तरीके से आपने टारगेट सिलेक्शन करनी है। एल्गोरिदम्स में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि आप कुछ फैक्टर्स उसमें अगर डाल दें कि जी फलां इस तरह के हुलिये के इस जगह इस लोकेशन के ऐसे अगर लोग हों तो वहाँ पे आप उसको टारगेट करेंगे और फिर फोर्स का इस्तेमाल जो है वो हो सकता है। ये अभी मैं सिर्फ रिवायती हथियारों की जो है वो मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको अप्लाई करें, अगर न्यूक्लियर हथियार हैं या मिसाइल्स हैं, उसमें अगर आप तसव्वुर करें कि जहाँ पे जो ह्यूमन फैक्टर है या ह्यूमन ओवरसाइट है उसको अगर निकाल दिया जाए और ये जो वेपन्स हैं या मिसाइल या मीन्स ऑफ डिलीवरी हैं वो खुद ब खुद टारगेट सिलेक्शन और उसका फोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे मिसाइल जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। एक और एग्जांपल आपको दूं कि ये मिसाइल जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो ये ऐसा है कि जब भी कोई अभी जो गैर जो रिवायती जंग या रिवायती जो हथियारों का इस्तेमाल है उसमें ह्यूमन फैक्टर इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी स्टेट या वो उनकी अपनी थ्रेट परसेप्शन होती है। अगर उनको पता है कि ये फलां जगह से ये हथियार या ये मिसाइल या ये चीज़ आएगी तो उनके पास एक लीड टाइम मौजूद है। इसके अंदर अगर दूसरी स्टेट को या स्टेट्स को पता नहीं है कि ये हथियार कब चलेगा, इसकी इंडिपेंडेंट टारगेट सिलेक्शन कैसे होगी, तो वो बहुत सारी गलतफहमियों को जन्म दे सकता है और उसकी वजह से जो दूसरी स्टेट है जो वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से नुकसान हो सकता है, वो हो सकता है और वो एक गैर जिसको एसिमेट्रिकल मींस कहते हैं उसकी वजह से अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो दूसरे जो हथियार हैं या उनको वो इस गलतफहमी की वजह से वो लॉन्च कर सकते हैं। तो ये एक एस्केलेशन है ऐसी कि जो कि फिर जिसको कंट्रोल करना जो है वो मुश्किल होता है। तो क्राइसिस का जब बिल्कुल सही। अच्छा, आप पाकिस्तान का जी पाकिस्तान ने जो प्रपोजल्स दिए हैं अपने पेपर्स में वो क्या है? जी, पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि इस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स हैं इस बारे में गुफ्तगू वक्तन फ़वक्तन तो होती रही है, लेकिन ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमने ये बाकायदा एक प्रपोजल की शक्ल में इसको कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट जो है जो जनीवा में पेश है और ये ऐसी बॉडी है जो इसका ये मैंडेट है कि वो जो अक़वाम जो आर्म्स कंट्रोल या हथियारों को मैनेज करना, कंट्रोल करना, उसके बारे में ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस को वो निगोशिएट करते हैं। तो हमारी प्रपोजल बेसिकली उसका मकसद ये है कि ये इस आर्टिफिशियल कंट्रोल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स इसके ऊपर ये सिर्फ गुफ्तगू अब काफ़ी नहीं है। हमारी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि जिससे हम इसके जो मुज़मरात हैं, जो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की जो इम्प्लिकेशंस हैं रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, इन टेक्नोलॉजीज़ की जो इंटीग्रेशन है या इनकी जो डेवलपमेंट है, इनकी इंटीग्रेशन दूसरे रिवायती हथियार, गैर रिवायती हथियार जिस तरह आउटर स्पेस है उसके अंदर भी बहुत सारे सैटेलाइट्स, बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं। तो अगर इनको इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी वजह से जो खदशात हैं और जो जंग के बारे में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत बढ़ जाएंगी। लिहाजा इन मामलात पे बैठ के और उसके ऊपर एक पहले तो उसके ऊपर बातचीत जो है शुरू की जाए कि आइडेंटिफाई किया जाए प्रिसाइसली ये रिस्क्स हैं और इन रिस्क की वजह से जंग छिड़ सकती है, उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो लिहाजा एग्रीड रूल्स, नॉर्म्स और कुछ उसूल जो है वो वाजे किए जाएं ताकि वो सब मुल्क जो है वो फिर उनके ऊपर अमल दरामद करे ताकि ये जो जंग के खदशात हैं या इनकी वेपन्स के इस्तेमाल की वजह से जो आई आने वाली है उसको काबू किया जा सके।
ठीक है, फिर अब इस पे कम्युनिटी का, इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पांस आपको कैसा आया और अब आगे ये मामला यहाँ से कहाँ तक जाएगा, अगले स्टेप्स क्या होंगे? इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये जो हमने वर्किंग पेपर जमा कराया है कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट में, इसकी अच्छी पजीराई हुई है। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं मुख्तलिफ रीजन से जिन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान ने ये बड़ा टाइमली इनिशिएटिव लिया है और हमारी तवज्जो इस तरफ मबसूल करवाई है। इसमें तो अभी ये पिछले हफ्ते की बात है जब हमने इसको प्रपोज किया है। तो इसके साथ साथ हमने एक और पेपर जो कि कुछ रिवायती हथियार हैं उनको कंट्रोल करने का जो एक और प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी हमने ये वर्किंग पेपर जमा कराया। उसमें हमने ये कहा है कि जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है उसकी रोशनी में इन हथियारों की जो उसकी डेवलपमेंट है या उनको जो डिप्लॉय करना है या उनको जो इस्तेमाल करना है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की रोशनी में किया जाए। वहाँ पे भी उसकी काफ़ी पजीराई है, सिविल सोसाइटी भी है, बहुत सारे और मुल्क भी हैं जो उन्होंने उसको सपोर्ट किया है। दूसरी तरफ कुछ ममालिक ऐसे भी हैं कि जो समझते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटोनोमस वेपन सिस्टम से जंग जो है वो एक प्रिसाइज नेचर की भी हो सकती है, जिससे ह्यूमन कैजुअलिटीज हैं वो कम होंगी, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रिसाइज सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स और जहाँ जो आप समझते हैं कि जी ये खतरे का बायस है बंदा या बंदे या जो लोकेशंस हैं तो सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जाएगा। हमारा कहना ये है कि ये एक हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि जो प्रिसिशन है वो आएगी, लेकिन इसके साथ जो खदशात हैं, क्योंकि जो मुल्क जिनके ऊपर ये अटैक हो सकता है उनके अपने जो खदशात हैं कि हमारा ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो वो एक गैर यकीनी सूरत हाल को जन्म देता है, जिसकी वजह से जिसको हम टेक्निकल ज़ुबान में कहते हैं कि एस्केलेशन लैडर जो है या जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी, और वो जब बढ़ेगी तो जो भी स्टेट्स हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे, और फिर इस पूरे एस्केलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो ह्यूमन जजमेंट चाहिए या जो पॉलिटिकल जजमेंट चाहिए या जो थोड़ा टाइम जिसके लिए दरकार होता है, ये चीज़ें फिर बीच में से हट जाएंगी और जिसकी वजह से जंग के खदशात जो है वो बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल अभी जी दिस इज जिसको कहते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस है, वेरी रिस्पांसिबल स्टेप, अच्छी पेशरफ्त है और ज़ाहिर है दुनिया को इस तरफ सोचना चाहिए, क्योंकि हम डेवलपमेंट करते हुए बाज़ औक़ात ये नहीं सोच रहे थे कि ये डेवलपमेंट हमारे लिए किस तरह नुकसानदेह साबित हो सकती है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे खलील हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद, पाकिस्तान के सफ़ीर जिनीवा में, और बड़ा इम्पोर्टेंट ये वर्किंग पेपर था जो पाकिस्तान की तरफ से प्रेजेंट हुआ, और आगे देखते हैं कि अब इसका क्या नतीजा निकलता है और दुनिया इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करती। बिल्कुल, अब ज़रा बात करते हैं कुछ वैक्सीनेशन की, क्योंकि वैक्सीनेशन के मामला भी उतने ही ख़तरनाक हैं और इन वैक्सीनेशन से हम किस तरह बीमारियों से बच सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर सुमेरा रियाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ इम्यूनाइजेशन अवेयरनेस के हवाले से बात करेंगी। वो मदीना हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थोड़ा सा अगर हमें आप बता सकें कि वैक्सीनेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, हमारे नाजरीन को ये बता सकें, और वैक्सीनेशन की मदद से कितनी जानें बच सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अगस्त का महीना पूरी दुनिया में इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन की आगाही के तौर पे मनाया जाता है। इस पूरे महीने में लोगों की वैक्सीन से रिलेटेड जो शकूक शुबहात होते हैं या जो उनकी पेरेंट्स की या लोगों के जो भी कंसर्न होते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं या ये इफ़ेक्टिव नहीं है, उन सबको क्लियर करता है। जहाँ तक ये बात है कि वैक्सीन कितनी इम्पॉर्टेंट है और इनकी अगर हम इम्पोर्टेंस को माजी के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहें तो वो पिक्चर हमारे सामने बहुत क्लियर होके आती है कि अगर हम चाइल्डहुड की जो मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करें या शरह अमवात की बात करें तो हमें ये देख के बहुत हैरानी होगी कि बच्चों 5 साल से कम उम्र के बच्चों में शरह अमवात बहुत ज़्यादा थी। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें भी और जो तरक्की पज़ीर ममालिक हैं उनमें तो अभी भी इसी तरह से है।
तरक्की याफ्ता ममालिक ने क्या किया कि इन वैक्सीनेशन को, इन डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीनेशन को प्रमोट किया, अपने लोगों को आगाही की और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड की, जिसकी वजह से आज हम क्या देखते हैं कि इन तरक्की याफ्ता ममालिक में ना सिर्फ 5 साल से कम उम्र के बच्चों में, बल्कि बूढ़े जो हैं एल्डरली एज ग्रुप है उनमें के अंदर भी डिजीज़, उस एज ग्रुप में जो डिजीज़ हैं उनमें शरह अमवात बहुत ज़्यादा कम है। तो इसकी इम्पोर्टेंस के लिए, बल्कि जैसे आज आपने अपने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया चीचक का या स्मॉल पॉक्स का, तो मैं यहाँ पे उसका भी जिक्र करना चाहूँगी कि स्मॉल पॉक्स है जिसको हम आम ज़ुबान में चीचक की बीमारी कहते हैं, एक ज़माने में इसने बहुत ज़्यादा अमवात की पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन अभी इस वक्त अगर हम देखें तो पूरी दुनिया से इस बीमारी को जड़ से उखाड़ दिया गया है और ये सिर्फ़ और सिर्फ वैक्सीन्स की वजह से ही पॉसिबल हुआ। और इसी पैटर्न पे चलते हुए जो अब दूसरी बीमारी लिस्ट में है वो पोलियो की बीमारी है, जिसको अनकरीब दुनिया से उखाड़ दिया जाएगा। अनकरीब सिर्फ 2 ममालिक हैं जहाँ पे पोलियो के केसेस जो है रिपोर्ट हो रहे हैं। तो पाकिस्तान में अगर आप अपने घरों के बाहर देखें तो आपको नजर आएगा कि वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो कितना इफेक्टिव है, कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो कि वैक्सीनेशन उनको कर दी जाती है और कितने ऐसे हैं कि जो कि वैक्सीन जिन तक पहुंचती नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत आपने पर्टिनेंट क्वेश्चन किया है। पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, मैं ये कहूँ कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पूरी दुनिया में और बिलखसूस पाकिस्तान में दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम, देन इट विल नॉट बी रॉन्ग। अगर आज पाकिस्तान अपना EPI का प्रोग्राम, जिससे मैंने जिक्र किया कि हमारे घरों के बाहर जो EPI का लफ्ज़ लिखा होता है, जिसकी जो कि शॉर्ट फॉर्म है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, अगर आज पाकिस्तान अपना ये प्रोग्राम बंद कर दे तो आप देखेंगे कि 1000 डेथ्स, 1000 डेथ्स बच्चों की डेली बेसिस के ऊपर होंगी। सो दिस शोज़ द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ दिस प्रोग्राम। पाकिस्तान में अभी तक काफ़ी हद तक जो वैक्सीनेशन का जो है उस पर 60% के अराउंड, 70% के अराउंड इसका जो है की जाती है लोगों के, बच्चों के अंदर वैक्सीनेशन। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे इलाके हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि वैक्सीन से महरूम रह जाते हैं। उसमें कुछ वजूहात जो हैं वो इस वजह से आती हैं कि लोगों के जहनों में कुछ ऐसे वहम डाल दिए जाते हैं जिसको वो ये समझते हैं कि ये वैक्सीन हमारे लिए इफ़ेक्टिव नहीं है। बिल्कुल, उसकी वजह से पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब 3rd नंबर पे रिपोर्ट हुआ अनवैक्सीनेटेड कंट्रीज़ में। जी, बहुत अलार्मिंग ये फिगर है वैसे कि 3rd नंबर पे है पाकिस्तान दुनिया के ममालिक में अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन के हवाले से। ये बताइए कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो बच्चों को, पेरेंट्स को चाहिए कि अर्ली ईयर्स में लाजमी पिलाएं? एक तो हो गई पोलियो, इसके अलावा कौन सी ऐसी वैक्सीनेशंस हैं जिनसे पूरा चार्ट सा दिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स बड़े जिम्मेदार होते हैं, बहुत वो पूरा टिक करते हैं उसको, अपने पास फ्रिज के ऊपर लगा के रखते हैं, लेकिन कौन कौन सी बीमारियों की वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, ये ज़रा बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में इस वक्त जो प्रोग्राम रन हो रहा है उसमें 12 जानलेवा बीमारियों के अगेंस्ट जो है वैक्सीनेशंस दी जाती हैं। और अच्छी बात यह है कि इन 12 जानलेवा बीमारियों के अगेंस्ट वैक्सीनेशन के लिए पैदाइश के वक्त से लेकर 15 महीने तक की वैक्सीन दी जाती हैं और सिर्फ 6 दफ़ा जाना पड़ता है, यानी पैदाइश के वक्त पे, फिर 6 हफ्ते के टाइम पे, फिर जो है 10 हफ्ते के टाइम पे, फिर 14 हफ्ते और फिर 9 महीने और फिर 15 महीने। अब पैदाइश के वक्त पे जो वैक्सीन दी जाती है उसमें पोलियो की वैक्सीन शामिल है, TB की वैक्सीन शामिल है जिसको आम जुबान में फिरकी वाला टीका भी कहा जाता है, और इसके साथ हेपेटाइटिस B की जो बर्थ डोज है वो दी जाती है। जब हम बच्चे को 1.5 महीने के बाद या 6 हफ्ते के बाद लेके जाते हैं तो फिर उस वक्त पोलियो की डोज़ को दोबारा से रिपीट किया जाता है और उसके साथ खन्नाक, तशन्नुज, काली खांसी और नमूनिया का भी इंजेक्शन दिया जाता है, और साथ में गर्दन तोड़ बुखार या मेनिंजाइटिस का इंजेक्शन और डायरिया का। पाकिस्तान में इस वक्त डायरिया और नमूनिया दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट किलर अंडर 5 एज ग्रुप में। तो उनकी डोजेस जो हैं 6 वीक्स पे, 10 वीक्स पे और फिर 14 वीक्स पे, यानी 1.5 माह, 2.5 माह और फिर 14 हफ्ते पे इनको रिपीट किया जाता है। चूँकि ये जरासीम जो है ये ख़तरनाक है और इनके लिए बार बार वैक्सीन डोजेस देने का मतलब ये होता है कि बच्चों के जो अंदर इम्यूनिटी है उसको बूस्ट किया जाए। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अक्सर जो हमारे पास प्रैक्टिस में पेरेंट्स आते हैं वो पूछते हैं कि जब एक बीमारी के बारे में एक दफ़ा वैक्सीन दी जा चुकी है तो दोबारा से उसको क्यों रिपीट किया जा रहा है। तो यहाँ पे उनके इस कंसर्न को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है
कि उन डिजीज़ जी बिल्कुल, ताकि हम उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप किया जा सके। इसके अलावा जो है मीज़ल्स, खसरा और जर्मन खसरा, पास्ट में मीज़ल्स की वजह से बहुत ज़्यादा अमवात होती थी, जिसको बहुत हद तक रिड्यूस कर दिया गया है। पाकिस्तान दुनिया का इस वक्त वाहिद मुल्क है जिसने WHO रिकमेंडेड टाइफॉइड वैक्सीन को अपने EPI के प्रोग्राम में शामिल किया है। और अगर आप इसकी वजह जानेंगे तो आप बहुत हैरान होंगे, क्योंकि इसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी वैक्सीन हैं जो कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे ये वैक्सीन को बचाती हैं। और ये जो वैक्सीन्स के हवाले से हमारा EPI प्रोग्राम है, इसके हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात की डॉक्टर साहबा ने कि अगर ये बंद कर दिया जाए तो रोज़ाना 1000 बच्चे जाँ बाक हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर सुमेरा रियाज साहबा हमारे साथ मौजूद थी और वैक्सीनेशन के हवाले से बात कर रही थी। और चूंकि ये वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन अवेयरनेस मंथ है तो इसमें हम वक्तन फवक्तन ये सेगमेंट आपके लिए खास तौर पर लाएंगे, रिमाइंडर्स देते रहेंगे पेरेंट्स को कि बच्चों को टीके जरूर लगवाएं। बिल्कुल जी। अभी आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।